हेलो फ्रेंड्स, तो आज का ये सेशन मध्य प्रदेश के स्टूडेंट्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि देखिए एमपी के जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं एमपी में, उनसे एमपी की एग्जाम्स में चाहे वो एमपीपीएससी हो या फिर एमपी की अदर लोकल एग्जाम्स हो, एक बहुत ही कॉमन सब्जेक्ट पूछा जाता है और वो है मध्य प्रदेश जीके, जिसमें सभी स्टूडेंट्स को लगभग काफी हर्डल्स फेस करने पड़ते हैं। इसीलिए देखिए आज के इस सेशन में, एक ही सेशन में हम मध्य प्रदेश को ब्रीफली डिस्कस करने वाले हैं। एक एक टॉपिक को हम यहाँ पर ब्रीफ में समझेंगे, ताकि आगे चलकर अगर आप कोई भी बुक पढ़ते हैं एमपी जीके की, तो आपको इजीली पूरा एमपी जीके समझ में आने लगेगा। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं मध्य प्रदेश के सामान्य परिचय को। मेरा नाम है पंकज वैष्णव। वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। देखिए फ्रेंड्स, ये एक ब्रीफ इंट्रो है, लेकिन अगर आप एमपीजीके को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर से रूट एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। वहां पर आपके लिए मेरा एमपीजीके का कोर्स अवेलेबल है, आप मुझसे जुड़कर तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पर एमपी के जितने भी टॉपिक्स हैं वो मैंने बहुत ही डिटेल में पढ़ाए हैं। अगर आप ये पढ़ लेते हैं तो एमपी की किसी भी एग्जाम में आपका एमपी का कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है। इसके अलावा देखिए रूट एप्लीकेशन पर ही आप सभी के लिए फाउंडेशन कोर्सेस अवेलेबल है सभी सब्जेक्ट के, चाहे वो ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो, इकोनॉमी हो। तो अगर आप उन्हें ज्वाइन करना चाहते हैं तो भी आपको रूट एप्लीकेशन पर ये सारे सब्जेक्ट अवेलेबल है, आप इनमें इनरोल कर सकते हैं। अगर आप सभी सब्जेक्ट का एक कंपाइलेशन चाहते हैं तो आप हमारी आरएम बैच को ज्वाइन कर लीजिए रूट एप्लीकेशन पर। इसके अलावा काफी सारे फ्री बेनिफिट्स भी आपको एप्लीकेशन में देखने को मिलेंगे आपके लिए। तो आप सबसे पहले क्या कीजिए, प्ले स्टोर से रूट एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। उसमें विजिट करिए, आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट चीजें वहां पर अवेलेबल है। आइए शुरू करते हैं मध्य प्रदेश के सामान्य परिचय को, सामान्य जानकारी को एक एक करके हम यहां पर डिस्कस करते हैं। तो देखिए एमपी के बारे में आप क्या जानते हैं, सबसे पहली चीज ये आती है। तो एमपी के बारे में जो हमको पता है वो ये है कि मध्य प्रदेश पूरे भारत के सेंटर में स्थित है। अब सेंटर में क्या होता है पता है, हार्ट होता है। इसीलिए मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश को जो मध्य प्रदेश नाम है ना, वो भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया है। तो मध्य प्रदेश को मध्य प्रदेश, हृदय प्रदेश। इसके अलावा क्योंकि पूरे भारत में सबसे ज्यादा बाघ एमपी में है, तो टाइगर स्टेट। एमपी में सबसे ज्यादा लेपर्ड है, इसीलिए लेपर्ड स्टेट। एमपी सबसे ज्यादा सोयाबीन का प्रोडक्शन करता है, इसीलिए सोया स्टेट। किसे कहा जाता है, मध्य प्रदेश को कहा जाता है। हार्ट ऑफ इंडिया भी मध्य प्रदेश को ही कहा जाता है। क्लियर। इसके अलावा देखिए मध्य प्रदेश को गोंडवाना भूमि के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि मध्य प्रदेश प्राचीनतम गोंडवाना लैंड का भाग है। ओके, प्रायद्वीपीय क्षेत्र में आता है, गोंडवाना लैंड का भाग है, याद रखिएगा। क्लियर हो जाता है। आगे देखिए एमपी के गठन की अगर हम बात करते हैं तो फजल अली आयोग, जिनकी सिफारिश के आधार पर 1956 में भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने थे, उसी के आधार पर मध्य प्रदेश का गठन भी 1 नवंबर 1956 में किया गया था। यह एमपी का सबसे पहला गठन है, 1 नवंबर 1956 को। आगे चलकर उस वक्त, क्योंकि एमपी सबसे बड़ा राज्य था देश का, आगे चलकर 1 नवंबर सन 2000 को मध्य प्रदेश को दो भागों में डिवाइड कर दिया गया। एक नया स्टेट निकाला गया एमपी से और उसका नाम था छत्तीसगढ़। कौन था? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ भारत का 26वां राज्य बना था 1 नवंबर सन 2000 को। किससे अलग होकर बना था? तो यह मध्य प्रदेश से अलग होकर बनाया गया था। तो यह कहलाता है मध्य प्रदेश का पुनर्गठन। अब देखिए छत्तीसगढ़ अलग हुआ, उस वक्त मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या थी 61। तो छत्तीसगढ़ अलग हुआ तो एमपी के 16 जिले चले गए छत्तीसगढ़ में और बाकी के 45 जिले बच जाते हैं एमपी में 1 नवंबर सन 2000 को। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी आ जाता है कि जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ था उस वक्त एमपी के मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये दिग्विजय सिंह थे, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। क्लियर हो जाता है यहां तक। कैपिटल की बात करें तो गठन के साथ ही एमपी की कैपिटल भोपाल बना ली गई, लेकिन जब भोपाल को कैपिटल बनाया गया तो भोपाल कोई जिला नहीं था, बल्कि एक तहसील थी। क्वेश्चन आता है किस जिले की तहसील थी? तो ये सीहोर जिले की एक तहसील थी, याद रखिएगा।
भोपाल को 1 नवंबर 1956 को एमपी के गठन के साथ ही क्या बना लिया, कैपिटल। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि एमपी के गठन के पहले एमपी की कैपिटल कौन थी, तो एमपी के गठन के पहले एमपी की कैपिटल नागपुर मानी जाती है, महाराष्ट्र की, जो वर्तमान में महाराष्ट्र में। तो नागपुर क्योंकि वो पार्ट ए की कैपिटल थी और उसके मुख्यमंत्री रविशंकर शुक्ल थे। एमपी हाई कोर्ट का मुख्यालय भी, जो मुख्यालय था वो नागपुर में ही था। 1956 में जब एमपी का गठन हुआ तो वो मुख्यालय लेकर आ गए हम जबलपुर। तो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का मुख्यालय जबलपुर में है और उसकी 2 खंडपीठ अब इंदौर और ग्वालियर में देखने को मिलती है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। भोपाल एमपी की प्रशासनिक राजधानी है, जहां से प्रशासन चलाया जाता है, वैधानिक राजधानी है। एमपी की विधानसभा कहां पर है, भोपाल में है, इंदिरा गांधी भवन। इंदौर मध्य प्रदेश की वित्त कैपिटल मानी जाती है, फाइनेंशियल कैपिटल मानी जाती है, और इसके अलावा एमपी की स्पोर्ट्स कैपिटल भी इंदौर को ही माना जाता है। आर्थिक राजधानी या व्यावसायिक राजधानी आप बोल सकते हैं कौन है, इंदौर है। सिंगरौली की बात करते हैं तो सिंगरौली मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी कहलाती है। यहां पर यह याद रखिएगा कि इंदौर खान नदी के तट पर बसा हुआ है, जो कि एमपी का सबसे बड़ा फाइनेंशियल शहर बोल सकते हैं, सबसे बड़ी व्यावसायिक राजधानी बोल सकते हैं हम इसे। इंदौर खान नदी के तट पर है। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी आता है व्यापम में कि इंदौर किन दो नदियों के संगम पर है, तो इंदौर खान और सरस्वती नदी के संगम पर है, ध्यान रखिएगा। एक क्षेत्रीय नदी है सरस्वती जो कि इंदौर के आसपास बहती है, तो खान और सरस्वती नदी के संगम पर बसा हुआ है इंदौर। ओके, अब देखिए मध्य प्रदेश के अगर अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार की बात करें तो आपको पता है मध्य प्रदेश को अगर हम ग्लोब पर देखते हैं तो मध्य प्रदेश उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है ना, मतलब 0 डिग्री अक्षांश के उत्तर में है और 0 डिग्री देशांतर के पूर्व में है, तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है मध्य प्रदेश। अब मध्य प्रदेश के अगर हम अक्षांशीय विस्तार देखें तो 21 डिग्री 6 से लेकर 26 डिग्री 30 उत्तरी अक्षांश तक मध्य प्रदेश फैला हुआ है। यहां पर यह याद रखिएगा कि अक्षांशीय विस्तार जब हम देखेंगे तो दोनों कंडीशन में, चाहे हम दक्षिण से उत्तर की ओर जा रहे हों या उत्तर से दक्षिण की ओर काउंट कर रहे हों, दोनों कंडीशन में जो अक्षांशीय विस्तार रहेगा वो उत्तरी अक्षांश ही रहेगा, क्योंकि पूरा एमपी उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इवन इंडिया की भी अगर हम बात करते हैं तो ये उत्तरी गोलार्ध में ही स्थित है ना। तो दोनों कंडीशन, मगर कभी क्वेश्चन ऐसा आता है कि एमपी का दक्षिण से उत्तर की ओर विस्तार, अक्षांशीय विस्तार बताओ, तो याद रखना अगर दक्षिण से उत्तर की ओर चल रहे हैं तो फिर 21 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 30 उत्तरी अक्षांश तक मध्य प्रदेश फैला हुआ है। अगर उत्तर से दक्षिण की ओर आते हैं तो बस इसी को उल्टा कर देंगे, 26 डिग्री 30 उत्तरी अक्षांश से दक्षिण में चलेंगे तो 21 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश तक मध्य प्रदेश फैला हुआ है। तो ये एमपी का अक्षांशीय विस्तार है। अब बात करते हैं एमपी के देशांतरी विस्तार की। तो देखिए देशांतरी विस्तार आप कहां से देखेंगे, 0 डिग्री देशांतर से इधर चलेंगे ना, तो आपको इस तरफ से इस तरफ नापना पड़ेगा एमपी को। तो मध्य प्रदेश का अगर देशांतरी विस्तार देखें तो 74 डिग्री 9 पूर्वी देशांतर से 82 डिग्री 48 पूर्वी देशांतर तक मध्य प्रदेश फैला हुआ है ना। तो मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला देखें तो सिंगरौली है, सबसे पश्चिमी जिला अलीराजपुर, सबसे उत्तरी जिला कौन, मुरैना, और सबसे दक्षिणी जिला एमपी का बुरहानपुर है। क्लियर हो जाता है। तो ये एमपी के अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार है। क्लियर। इसके बाद देखिए एमपी के क्षेत्रफल की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल 3,08,252 वर्ग किलोमीटर है वर्तमान। 3,08,252 वर्ग किलोमीटर मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है, और क्षेत्रफल के आधार पर मध्य प्रदेश देश का दूसरा बड़ा राज्य, याद रखिएगा। सबसे बड़ा कौन, सबसे बड़ा है राजस्थान। ठीक है, चल इसके बाद क्षेत्रफल समझ में आ गया। अब पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई की बात करते हैं। तो अगर हम पूर्व से पश्चिम की ओर मध्य प्रदेश में चलते हैं तो पूर्व से पश्चिम की ओर मध्य प्रदेश का विस्तार ज्यादा है, यह है 870 किलोमीटर, और उत्तर से दक्षिण की ओर एमपी का विस्तार देखेंगे तो यह 605 किलोमीटर है। ओके, एक बार आप पीपीटी देख सकते हैं, साइड हो रहा हूं मैं। तो पूर्व से पश्चिम की ओर 870 किलोमीटर मध्य प्रदेश का विस्तार है, और उत्तर से दक्षिण की ओर 605 किलोमीटर मध्य प्रदेश का विस्तार देखने को मिलता है। आगे बढ़े, आगे आइए। इसके बाद
मध्य प्रदेश में अगर संभागों की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में वर्तमान में 10 संभाग है, 53 जिले, 53 जिले हैं। सबसे नया जिला रीवा से अलग करके जो बना है वो मऊगंज है। इसके बाद नगर निगम है वर्तमान में 16 और नगर पालिकाएं हैं मध्य प्रदेश में 99। अब संभागों के मुख्यालयों की भी बात करते हैं हम कि किस संभाग का मुख्यालय कहां पर है। तो देखिए, मध्य प्रदेश के सबसे बड़े संभाग से शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा संभाग है जबलपुर, ये, और इसका मुख्यालय भी जबलपुर में ही स्थित है। ठीक है। इसके बाद सबसे छोटा संभाग है मध्य प्रदेश का चंबल संभाग, और इसका मुख्यालय है मध्य प्रदेश के मुरैना में। तो सबसे बड़ा और सबसे छोटा मिल गया, मुख्यालय मिल गए। अब हम आगे चलते हैं। ग्वालियर संभाग का मुख्यालय ग्वालियर में, सागर संभाग का मुख्यालय सागर में है, रीवा संभाग का मुख्यालय रीवा में है, शहडोल संभाग का मुख्यालय शहडोल में, नाम से समझ में आ जाएगा हमको। नर्मदापुरम संभाग का मुख्यालय नर्मदापुरम में है, जो कि पहले होशंगाबाद के नाम से जाना जाता था। इंदौर संभाग का मुख्यालय इंदौर, उज्जैन संभाग का मुख्यालय उज्जैन, भोपाल संभाग का मुख्यालय मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है। क्लियर। तो ये 10 संभाग मध्य प्रदेश में देखने को मिलते हैं। कंफ्यूजन अगर कहीं होता है तो चंबल संभाग पे होता है, और क्वेश्चन भी यही आता है। चंबल संभाग का मुख्यालय मध्य प्रदेश के मुरैना में स्थित है, याद रखिएगा। ओके। एमपी में वर्तमान में जिले कितने हैं? 53। नगर निगम कितने हैं? 16। सबसे ज्यादा फाइनेंस लेकर बैठा है ऐसा नगर निगम है इंदौर। सबसे ज्यादा फाइनेंशियल कंडीशन अगर किसी की स्ट्रांग है तो वो इंदौर है, आप समझते हैं, क्योंकि वो व्यावसायिक राजधानी है। इसीलिए एमपी का इंदौर पूरे देश में पिछले 6 बार से स्वच्छता में नंबर 1 पर है ना। ठीक है। नगर पालिकाएं कितनी है? 99। क्लियर हो जाता है। चलिए आगे आते हैं। अब मध्य प्रदेश के सबसे पहले गवर्नर की बात करते हैं। तो यह है पट्टाभी सीतारमैया, एमपी के पहले गवर्नर है, याद रखिएगा। पट्टाभी सीतारमैया को 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का मध्य प्रदेश के जबलपुर के त्रिपुरी में, है ना। त्रिपुरी कभी कलचुरी वंश की राजधानी रही है मध्य प्रदेश में, याद रखना। तो त्रिपुरी जो कि जबलपुर में आता है, वहां पर कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1939 में, त्रिपुरी अधिवेशन। और जब कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हुआ तो पट्टाभी सीतारमैया को हराया था सुभाष चंद्र बोस ने। आगे चलकर पट्टाभी सीतारमैया मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल बनते हैं 1956 में। तो एमपी के पहले राज्यपाल कौन? पट्टाभी सीतारमैया। एमपी के पहले सीएम है रविशंकर शुक्ल। रविशंकर शुक्ल गठन के पहले, मतलब 1956 के पहले, मध्य प्रदेश के पार्ट ए, जिसे सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार के नाम से जाना जाता था, इसके मुख्यमंत्री रह चुके थे। ठीक है। 1956 में जो पूरा एमपी बना, गठित हुआ, उसके पहले मुख्यमंत्री भी रविशंकर शुक्ल को ही बनाया गया। एमपी का राजकीय पशु बारहसिंगा है, कान्हा किसली नेशनल पार्क में पाया जाता है। ठीक है। रूसवर्स डोरसेली इसका साइंटिफिक नेम है। राजकीय पशु है एमपी का बारहसिंगा। कहां पाया जाता है? कान्हा किसली नेशनल पार्क, जो कि मंडला जिले में फैला हुआ है। इसके बाद राजकीय वृक्ष की बात करते हो, बरगद, जिसे वट वृक्ष भी कहा जाता है। एमपी का जो राजकीय चिन्ह है उसमें वट वृक्ष का ही चित्र देखने को मिलता है। राजकीय पक्षी की बात करते हैं तो दूधराज एमपी का राजकीय पक्षी है, शाह बुलबुल के नाम से जाना जाता है। इसका साइंटिफिक नेम देखने जाते हैं तो पैराडाइज फ्लाई कैचर इसका साइंटिफिक नेम है दूधराज का। पीएससी प्री में भी काफी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए, जरूरी नहीं है कि सिंपल क्वेश्चन है तो नहीं पूछा जाएगा, पूछा जाता है ना, और फिर कंफ्यूजन होता है क्योंकि एग्जाम हॉल में हम स्ट्रेस में होते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन, क्योंकि क्या होता है, हम टफ टफ पढ़ के चले आते हैं और सिंपल चीजें याद रहती नहीं है और वहीं पर गच्चा खाते हैं। ठीक है ना। तो राजकीय पक्षी दूधराज है, शाह बुलबुल के नाम से जाना जाता है, पैराडाइज फ्लाई कैचर। क्लियर। मध्य प्रदेश का राजकीय खेल मलखंभ है ना। 2013 में इसे राजकीय खेल घोषित किया गया था मलखंभ को। मलखंभ, इसके लिए 5वां खेल पुरस्कार एमपी में शुरू हुआ था प्रभास जोशी खेल रत्न पुरस्कार 2013 में। तो अगर कभी क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि एमपी के राजकीय खेल मलखंभ के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, तो प्रभास जोशी खेल रत्न पुरस्कार मलखंभ के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। 2013 में यह राजकीय खेल बना था और उसी ईयर में प्रभास जोशी खेल रत्न पुरस्कार भी शुरू किया गया था। एमपी में मलखंभ अकादमी मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित है, याद रखिएगा। इसके बाद
एमपी का राजकीय नाट्य की बात करते हैं तो एमपी का राजकीय नाट्य माच या माचा है। क्वेश्चन कभी कभी ऐसा भी आता है कि किस क्षेत्र में प्रचलित है एमपी में, तो ये एमपी के मालवा रीजन में प्रचलित है। मालवा के पठार में सबसे ज्यादा लोकप्रिय है माच या माचा राजकीय नाट्य। राजकीय नृत्य की बात करते हैं, डांस की बात करते हैं तो ये राई है। किस क्षेत्र में प्रचलित है, तो ये मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में प्रचलित है, याद रखिएगा, ठीक है। एमपी के बुंदेलखंड में राजकीय नृत्य राई प्रचलित है और एमपी के मालवा में राजकीय नाट्य माच या माचा प्रचलित है। इजी। आगे आइए, मध्य प्रदेश की पर्वतमालाओं की बात करते हैं, माउंटेन रेंज की बात करते हैं। तो मध्य प्रदेश में अगर हम माउंटेन रेंज की बात करते हैं ना, तो दो प्रकार की माउंटेन रेंज मध्य प्रदेश में देखने को मिलती है। ये मैप देखिए, कौन सी नदी दिख रही है आपको, ये अगर आप एमपी को थोड़ा सा भी जानते हो तो आपको पता चलेगा ये नर्मदा है ना। नर्मदा नदी जो कि भ्रंश घाटी में बहती है, मध्य प्रदेश में रिफ्ट वैली में बहती है, पूरी नर्मदा नदी है। अमरकंटक से इसका उद्गम होता है, अनूपपुर से पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। एमपी के बाद महाराष्ट्र और महाराष्ट्र के बाद गुजरात जाती है और गुजरात के बाद खंबात की खाड़ी में गिरती है, एस्चुरी का निर्माण करती है नर्मदा। ठीक है, बाद में बात करेंगे नदी की। नर्मदा जी के उत्तर में हमें देखने को मिलता है एक माउंटेन रेंज जिसका नाम है विंध्याचल। तो याद रखना, नर्मदा के उत्तर में विंध्याचल है और नर्मदा के दक्षिण में हमें देखने को मिलता है सतपुड़ा पर्वतमाला। ठीक है, पहला तो कंफ्यूजन ये दूर करना कि नर्मदा के दक्षिण में कौन और उत्तर में कौन। तो उत्तर में विंध्याचल और दक्षिण में सतपुड़ा। क्लियर। तो मध्य प्रदेश में दो प्रमुख पर्वतमालाएं देखने को मिलती है, दो प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं देखने को मिलती है। एक है विंध्याचल पर्वतमाला और एक है सतपुड़ा पर्वतमाला। अब सबसे पहले बात करते हैं हम विंध्याचल पर्वतमाला की। तो विंध्याचल पर्वतमाला अगर हम पश्चिम से पूर्व की ओर देखें तो ये अरावली पर्वत राजस्थान से टच होते हुए छोटा नागपुर के पठार मतलब झारखंड तक इसका विस्तार देखने को मिलता है। इधर से हमें इसका विस्तार देखने को मिलता है पूर्व में झारखंड तक, मतलब पूरे एमपी को तो कवर करती है, साथ ही साथ उधर झारखंड के छोटा नागपुर के पठार और इधर राजस्थान के अरावली से जुड़ जाती है विंध्याचल पर्वतमाला। क्लियर। यहां पर आप रेंज देख पाएंगे इसकी, पूर्व में इस तरफ ये जा रही है, मध्य में भी एमपी में स्थित है और पश्चिम में ये विंध्याचल पश्चिमी विंध्याचल है और ये टच हो जाएगा आगे चलकर राजस्थान की अरावली से। ओके। अब अगर हम विंध्याचल पर्वतमाला को डिवाइड करते हैं, इसका डिवाइडेशन देखते हैं, तो विंध्याचल पर्वतमाला का जो पूर्वी हिस्सा है वो कैमूर श्रेणी के नाम से जाना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा कि श्रेणी कौन सी है, क्योंकि एग्जाम में कंफ्यूजन होता है। तो याद रखना, देखो सबसे पूर्वी जो विंध्याचल का हिस्सा है ये पूर्वी श्रेणी है, एमपी के पूर्व में ना, इसे कहा जाता है कैमूर श्रेणी। क्या कहा जाता है? कैमूर। मध्य में आते हैं तो मध्य की जो श्रेणी देखने को मिलती है यह है भांडेर श्रेणी और पश्चिम में ये जो देखने को मिल रहा है वो पश्चिमी विंध्याचल के नाम से जाना जाता है। तो ऑल ओवर दो श्रेणी हमें यहां पर देखने को मिलती है अलग अलग, कैमूर और भांडेर। ठीक है ना। तो देखिए, पूर्व से पश्चिम में अगर हम विंध्याचल पर्वतमाला में चलते हैं तो पूर्व से पश्चिम की ओर चल रहे हैं तो कैमूर सबसे पूर्व में, फिर मध्य में भांडेर और फिर पश्चिम में आते हैं तो पश्चिमी विंध्याचल हमें देखने को मिलती। कैमूर श्रेणी से काफी अच्छी अच्छी नदियां भी निकलती है, काफी अच्छे अच्छे स्पॉट भी हैं देखने के लिए। जैसे देखिए, मैं आपको ऐसे ही समझा देता हूं थोड़ा सा। कैमूर श्रेणी पे अगर हम आते हैं ना तो टोंस नदी सतना जिले की कैमूर श्रेणी से निकलती है ना। केन नदी की बात करते हैं तो कटनी जिले की कैमूर श्रेणी से निकलती है। तो यहां से केन, टोंस, है ना, इन नदियों का उद्गम होता है, मेन इंपॉर्टेंट है एमपी में। यहीं पर मध्य प्रदेश के सतना जिले में एक मेहर माता का मंदिर है जहां पर दुर्गा के शारदा रूप की पूजा की जाती है, वो भी कैमूर श्रेणी में त्रिकुटा पर्वत पर स्थित है सतना जिले में। तो अच्छे पॉइंट है ना। ठीक है, मध्य में आते हैं भांडेर। तो भांडेर श्रेणी जो कि विंध्याचल का मध्य हिस्सा है, यहीं पर विंध्याचल की सबसे ऊंची चोटी देखने को मिलती है जिसे कहा जाता है गुडविल हिल, है ना, सद्भावना शिखर। इसकी ऊंचाई कितनी है? 752 मीटर। दमोह जिले में आती है एमपी के। ठीक है, तो कैमूर और भांडेर के मध्य हिस्से में
स्पेशली भांडेर का पूर्वी हिस्सा है ना, यहां पर गुडविल हिल दमोह जिले में देखने को मिलती है, जो कि विंध्याचल की सबसे ऊंची चोटी है अकॉर्डिंग टू व्यापम। यहां पर मैं एड ऑन कर दे रहा हूं, अकॉर्डिंग टू व्यापम। व्यापम गुडविल हिल को ही सबसे ऊंची मानता है, तो हमको भी यही माननी पड़ेगी। वैसे देखा जाए तो पूर्वी विंध्याचल में अगर हम आते हैं तो सिगार चोटी फिर 881 मीटर ऊंची है, लेकिन व्यापम जो मान रहा है हमको उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, तो ये गुडविल हिल है, याद रखिएगा 752 मीटर ऊंची है। ओके, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की बात करते हैं। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला, तो सतपुड़ा पर्वतमाला जो कि नर्मदा के दक्षिण में स्थित है, इसे 3 श्रेणियों में डिवाइड किया जा सकता है। ठीक है, देखो पूर्व से पश्चिम की ओर चलेंगे हम, तो सबसे पूर्व में मैकाल श्रेणी, ये देखो क्या ये मैकाल श्रेणी। नर्मदा का उद्गम अनूपपुर जिले के अमरकंटक में मैकाल श्रेणी से ही होता है, ध्यान रखना। इसीलिए नर्मदा को मैकल सुता के नाम से जाना जाता है। तो सतपुड़ा का पूर्वी हिस्सा मैकाल श्रेणी, मध्य हिस्सा महादेव श्रेणी और पश्चिमी हिस्सा राजपीपला के नाम से जाना जाता है। ओके, मैकाल श्रेणी में अमरकंटक स्थित है। मध्य में अगर महादेव श्रेणी में आते हैं तो सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी और मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ महादेव श्रेणी में नर्मदापुरम जिले में देखने को मिलती है। नर्मदापुरम याद रखना, वो पहले होशंगाबाद था, नर्मदापुरम बोलूं तो समझ जाना उसी जिले की बात हो रही है। तो महादेव श्रेणी में धूपगढ़ मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है, जो कि ऑलमोस्ट 1350-1352 मीटर ऊंची है, याद रखिएगा, है ना। 1350 से 1352 मीटर ऊंची है। इसका डेटा चेंज हो गया इसलिए मैंने आपको दोनों बता दिए। तो महादेव श्रेणी में स्थित है, पूरे एमपी की सबसे ऊंची चोटी है, याद रखिएगा। पूरे मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़। किस श्रेणी में आती है, पीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, ध्यान रखना, महादेव श्रेणी में स्थित है। और पश्चिमी हिस्सा देखने जाते हैं सतपुड़ा का, तो ये राजपीपला के नाम से जानी जाती है। किसके नाम से, राजपीपला के नाम से जानी जाती है। ओके, तो सारे फैक्ट क्लियर हो गए। यहां पर पर्वतमाला से 2 प्रकार की पर्वतमाला है, नर्मदा के उत्तर में विंध्याचल और दक्षिण में सतपुड़ा। सतपुड़ा की बात करते हैं तो एक ब्लॉक पर्वत है, याद रखिएगा। सतपुड़ा का जो पश्चिमी हिस्सा है दक्कन ट्रैप से निर्मित है और पूर्वी हिस्सा गोंडवाना चट्टानों से निर्मित है। अब इसके बाद आते हैं भौगोलिक विभाजन। मध्य प्रदेश का भौगोलिक विभाजन देखते हैं हम, ठीक है। फिजिकल डिवीजन की बात करते हैं। अगर मध्य प्रदेश के भौगोलिक विभाजन की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश को 7 भौगोलिक भागों में विभाजित किया गया है। कितने, 7। कौन कौन से, तो 7 भौगोलिक क्षेत्र में सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र है मालवा का पठार। पहले सुन लो फिर मैं मैप पे बता दूंगा आपको। मालवा का पठार मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र है। एमपी के कुल 100% भौगोलिक क्षेत्र का 28.62% सबसे ज्यादा मालवा का पठार घेरता है। एमपी के पश्चिम में इंदौर, देवास, उज्जैन, किसमें, मालवा के पठार, है ना। ठीक है, तो मालवा का पठार मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र है। 7 भौगोलिक क्षेत्र में कुल भौगोलिक क्षेत्र का 28.62% मध्य प्रदेश में मालवा का पठार है। इसके बाद देखिए नर्मदा सोन घाटी मध्य प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 26% तक है। मैं आपको ऑलमोस्ट बता रहा हूं, है ना। जब आप 100% करोगे तो हो सकता है कुछ पॉइंट आगे पीछे हो जाए, तो मैं आपको केवल लगभग बता रहा हूं, फिर कंफर्म कर लीजिए, लगभग बता रहा हूं, ध्यान रखिएगा ना। तो 28.62% मालवा का पठार है। नर्मदा सोन घाटी ऑलमोस्ट 26% है। इसके बाद सतपुड़ा मैकाल श्रेणी की बात करते हैं तो ऑलमोस्ट 11% क्षेत्र पर सतपुड़ा मैकाल श्रेणी देखने को मिलती है मध्य प्रदेश में। बुंदेलखंड के पठार की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 7.7% तक बुंदेलखंड का पठार देखने को मिलता है। रीवा पन्ना के पठार की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का ऑलमोस्ट 10.37% हमें रीवा पन्ना का पठार देखने को मिलता है। मध्य भारत का पठार ऑलमोस्ट 10.7% क्षेत्र पर देखने को मिलता है। और सबसे छोटा भौगोलिक क्षेत्र पूछता तो बघेलखंड का पठार है, जो कि लगभग 7% क्षेत्र पर मध्य प्रदेश के पूर्व में फैला हुआ है। तो सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र मालवा का पठार 28.62%, सबसे छोटा भौगोलिक क्षेत्र मध्य प्रदेश का बघेलखंड का पठार कुल भौगोलिक क्षेत्र का 7% है। क्लियर हो जाता है। फिर बोल रहा हूं ये लगभग में है, कुछ पॉइंट्स के आगे का जो है वो आगे पीछे हो सकता है, इसीलिए
सबसे बड़ा और सबसे छोटा एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसका परसेंटेज मैंने आपको परफेक्ट बता दिया है, इनको याद रख लीजिएगा, काम हो जाएगा। पर आपको ये यहां से पता चल जाएगा कि एमपी का सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र कौन, उससे छोटा कौन, उससे छोटा कौन, उससे छोटा कौन और सबसे छोटा कौन। तो देखो, मालवा का पठार सबसे बड़ा हो गया। सेकंड नंबर पर आता है नर्मदा सोन घाटी। तीसरे नंबर पर कौन आता है, सतपुड़ा मैकाल श्रेणी। चौथे नंबर पर आता है हमारे पास मध्य भारत का पठार 10.7%। पांचवें नंबर पर रीवा पन्ना का पठार 10.37%। छठे नंबर पर बुंदेलखंड का पठार 7.7%। और सातवां सबसे छोटा भौगोलिक क्षेत्र बघेलखंड का पठार ऑलमोस्ट 7%। क्लियर? आगे आइए। अब यहां पर मैप में देखते हैं मध्य प्रदेश के 7 भौगोलिक क्षेत्र। तो सबसे पहला मालवा का पठार एमपी के पश्चिम में फैला हुआ है, एमपी का सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र। इसके निर्माण की बात करते हैं ना, तो दक्कन ट्रैप की बेसोल्ट चट्टान से मालवा के पठार का निर्माण हुआ है। ज्वालामुखी से निर्मित पठार है, याद रखिएगा, ज्वालामुखी के लावा के कभी ठंडा होने से इस पठार का निर्माण हुआ है, मालवा का पठार। ओके, तो दक्कन ट्रैप की बेसोल्ट चट्टान से निर्मित है। काली मिट्टी की अधिकता है यहां पर, क्योंकि बेसोल्ट चट्टान के शरण से काली मिट्टी का निर्माण होता है, तो काली मिट्टी की अधिकता है। और काली मिट्टी की अधिकता है तो जो उपजाऊ क्षमता जिस फसल के लिए काली मिट्टी में सबसे ज्यादा है वो सोयाबीन है। तो सबसे ज्यादा सोयाबीन का उत्पादन एमपी में मालवा रीजन करता है। तो सोयाबीन, गेहूं, है ना, ये मालवा रीजन उगाता है। कपास मालवा में उगाया जाता है। तो पहला हो गया मालवा का पठार। फिर नर्मदा सोन घाटी, मध्य प्रदेश में नर्मदा घाटी का क्षेत्र भ्रंश घाटी और एमपी का सबसे गहरा भौगोलिक क्षेत्र है। समुद्र तल से 300 मीटर तक औसत ऊंचा है। तो एमपी का सबसे गहरा स्थान है, क्योंकि बाकी तो इससे भी ऊंचे हैं समुद्र तल से। तो एमपी का सबसे गहरा स्थान पूछे तो नर्मदा सोन घाटी। भूगर्भिक हलचल से इस घाटी का निर्माण हुआ है, नर्मदा सोन घाटी। ठीक है। फिर आता है सतपुड़ा मैकाल श्रेणी, एमपी के दक्षिण में। ये पूरा सतपुड़ा मैकाल श्रेणी का हिस्सा है। यहां पर आप देख सकते हैं, हमने अभी पर्वतमालाएं भी पढ़ी, तो आपको समझ में आ जाएगा। सतपुड़ा मैकाल श्रेणी पूर्वी हिस्सा गोंडवाना चट्टानों से निर्मित है और पश्चिमी हिस्सा दक्कन ट्रैप की चट्टानों से निर्मित है, जिससे मालवा का पठार भी बना है। क्योंकि लावा जब महाराष्ट्र में कभी कोई ज्वालामुखी था तो लावा फैला तो इस तरफ आया, तो ये रीजन, और यहां पर हमें दक्कन ट्रैप की चट्टानें देखने को मिलती है। फिर आता है बुंदेलखंड का पठार। एमपी का बुंदेलखंड का पठार ग्रेनाइट और नीस की चट्टानों से निर्मित है। ठीक है, ग्रेनाइट और नीस की चट्टानों से निर्मित है। उपजाऊ क्षमता कम है, इसलिए मोटे अनाज यहां पर पाए जाते हैं, मिश्रित मिट्टी पाई जाती है। इसके बाद आता है रीवा पन्ना का पठार। बिजावर सीरीज की कुडप्पा चट्टानों से रीवा पन्ना का पठार निर्मित हुआ है। और बिजावर सीरीज की कुडप्पा चट्टानों की विशेषता है कि इसमें हीरे पाए जाते हैं। तो रीवा पन्ना के पठार में भी हीरे पाए जाते हैं, है ना। हीरा समृद्ध भौगोलिक क्षेत्र पूछ ले कौन, रीवा पन्ना का पठार। ओके, आगे आइए। फिर मध्य भारत के पठार की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश के उत्तर और उत्तर पश्चिम में मध्य भारत का पठार है। नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए अवसादों से निर्मित है। और नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए अवसादों से एक मृदा बनती है यहाँ पर, जलोढ़ मिट्टी। गेहूं और गन्ने की फसल के लिए उपयुक्त है। राई, सरसों जलोढ़ मृदा में उगाया जाता है, तो इस क्षेत्र में रीजन में ये चीजें मिलेगी। और फिर बघेलखंड का पठार सबसे छोटा भौगोलिक क्षेत्र, है ना, ये गोंडवाना क्रम की अवसादी चट्टानों से निर्मित है। और गोंडवाना क्रम की अवसादी चट्टानों में कोयला पाया जाता है, इसलिए पूर्वी मध्य प्रदेश में कोयले के भंडार मिलते हैं। सोहागपुर शहडोल में आता है कोयला क्षेत्र, है ना। सिंगरौली विश्व की दूसरी मोटी कोयला परत, इसीलिए एमपी की ऊर्जा राजधानी सिंगरौली है। कोयला अच्छा खासा पाया जाता है। तो बघेलखंड का पठार कोयला समृद्ध भौगोलिक क्षेत्र है। तो ये 7 हो गए एमपी के भौगोलिक क्षेत्र। निर्माण किससे हुआ है, कैसे हुआ है, बता चुका हूं। आगे आइए। अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियों की। देखिए, एमपी की बात करते हैं ना, तो पूरे भारत में सबसे ज्यादा नदियां मध्य प्रदेश में बहती। ऑलमोस्ट 207 नदियां मध्य प्रदेश में बहती है, सबसे ज्यादा। छोटी बड़ी क्षेत्रीय नदियां, है ना, इंटर स्टेट अगर हम देखें नदियां, इन सबको मिलाकर 207 नदियां एमपी में बहती है। एमपी सबसे ज्यादा नदियों वाला राज्य पूरे भारत में। और एमपी को नदियों का मायका कहा जाता है। क्यों? क्योंकि मध्य प्रदेश से नदियां उद्गम तो होता है, लेकिन ये बहते हुए अधिकतर नदियां अन्य राज्यों में चली जाती। तो आपको पता है, एक बेटी विवाह के बाद अपने पिता के घर से अपने ससुराल जाती है, तो उसका खुद का घर क्या हो जाता है, मायका हो जाता है। तो एमपी से नदियों का उद्गम होता है और ये बहते हुए दूसरे स्टेट में चली आती है। तो जब
पैदा हुई एमपी में और वो दूसरे राज्यों में चली गई, तो खुद का घर क्या हो गया, मायका। इसलिए मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है। ओके। एमपी में बहने वाली जो नदियां हैं वो प्रायद्वीपीय नदियां हैं। क्यों हैं? शुरुआत में बताया था, क्योंकि मध्य प्रदेश प्राचीनतम गोंडवाना लैंड का भाग है, तो एमपी में बहने वाली नदियां प्रायद्वीपीय नदियां हैं। ठीक है ना, प्रायद्वीपीय प्रकार की नदियां हैं। क्लियर हो जाता है। एमपी की सबसे बड़ी नदी है नर्मदा। उद्गम होता है अनूपपुर जिले के अमरकंटक से। 1312 किलोमीटर लंबी है। कितनी? 1312। एमपी की जीवन रेखा है, क्योंकि एमपी की सबसे बड़ी नदी और भारत की 5वीं बड़ी नदी है। उद्गम अनूपपुर जिले के अमरकंटक से होता है। नर्मदा को रेवा, मेकल सुता, सोमो देवी, शिवपुत्री के नाम से भी जाना जाता है। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा, खुशी की दाता, जीवन दायिनी किसे कहा जाता है? नर्मदा को कहा जाता है। एक टॉलमी जो कि भूगोलविद हुए हैं, उन्होंने नर्मदा को नामोदोस भी नाम दिया है, तो नामोदोस के नाम से भी नर्मदा को ही पुकारा जाता है। पूर्व में अनूपपुर जिले के अमरकंटक से निकलती है। एमपी के बाद महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्र में बहती है, महाराष्ट्र के बाद गुजरात जाती है, और गुजरात के बाद खंबात की खाड़ी में जाकर गिरती है अरब सागर में, और एस्चुरी का निर्माण करती है। ठीक है। कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है, लेकिन एमपी में इसका बहाव क्षेत्र सबसे ज्यादा 1077 किलोमीटर है। सहायक नदियों की बात करें तो नर्मदा की सबसे ज्यादा सहायक नदियां एमपी में 41 इसकी सहायक नदियां। मान नदी, दूधी नदी, शक्कर, तवा, गंजाल, तिरनोदी, ये सारी नदियां। इसके अलावा मान नदी, हिरण नदी, हथनी नदी, देवल, जामनेर, ये सभी नर्मदा की सहायक नदियां। 41 सहायक नदियां नर्मदा की। ठीक है। प्रमुख परियोजना की बात करते तो 3 परियोजना आपको याद रखना चाहिए नर्मदा पर। खंडवा में नर्मदा नदी घाटी परियोजना के तहत इंदिरा सागर डैम बनाए, ओमकारेश्वर डैम बनाए। खरगोन में आते तो महेश्वर डैम या महेश्वर जल विद्युत केंद्र खरगोन में नर्मदा पर। इसके वाटरफॉल देखने जाते हैं तो जहां से उद्गम होता है अनूपपुर जिले में कपिल धारा और दुग्ध धारा। जबलपुर में आते हैं तो धुआंधार जलप्रपात नर्मदा पर है। आगे बढ़ते हैं तो दर्दी और मांधार बड़वाह में नर्मदा नदी पर है। और महेश्वर के निकट नर्मदा पर सहस्त्रधारा खरगोन में सहस्त्रधारा जलप्रपात किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर। एमपी की सबसे बड़ी नदी। ठीक है। रानी अवंतीबाई परियोजना, जिसे बरगी परियोजना के नाम से जाना जाता है, जबलपुर में नर्मदा की सहायक बरगी नदी पर स्थित है। आगे आइए, सोन नदी। वैसे एमपी की दूसरी बड़ी नदी चंबल है, याद रखना, पर सोन नदी एमपी की सबसे बड़ी ऐसी नदी है जो डायरेक्ट गंगा में मिलती है। एमपी की 2 ही नदी ऐसी है जो कि डायरेक्ट गंगा की सहायक है, सोन और आगे मिलेगी टोंस। सोन की बात करते तो जहां से नर्मदा का उद्गम होता है वहीं से सोन का भी उद्गम होता है, अनूपपुर जिले के अमरकंटक से। और ये उत्तर पूर्व में बहते हुए एमपी के बाद यूपी, यूपी के बाद बिहार जाती है, और बिहार के पटना में गंगा नदी से मिल जाती है। कौन सी नदी है? सोन नदी। कभी इतिहास में अगर हम जाते हैं तो हमको पता चलता है कि हर्यक वंश के शासक उदयन ने पाटलिपुत्र नगर को अपनी राजधानी बनाया था, जो कि गंगा और सोन नदी के संगम पर स्थित है। कभी क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि किस राज्य की राजधानी गंगा और सोन नदी के संगम पर बसी हुई है, तो वो है पटना। प्राचीन काल में पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था। शेरशाह सूरी ने पाटलिपुत्र का नाम बदलकर पटना कर दिया था इतिहास में। ठीक है। तो उद्गम सोन नदी का अनूपपुर जिले के अमरकंटक से होता है, गंगा नदी में मिलती है पटना में जाकर। 780 किलोमीटर लंबी सहायक नदी है जोहिला। इस पर एक डैम काफी फेमस है, परियोजना जिसे कहा जाता है बाण सागर परियोजना। पूछा जाता है किस नदी पर है? सोन पर। किस जिले में? शहडोल। ओके। इसके बाद ताप्ती नदी, मध्य प्रदेश की ताप्ती नदी भी खंबात की खाड़ी में जाकर गिरती है और एस्चुरी का निर्माण करती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इसका जो निर्माण है, जो बनी है, वो सूर्य के ताप से बनी है, इसीलिए इसका नाम पड़ा है ताप्ती। सूर्य पुत्री के नाम से जानी जाती है। नर्मदा शिवपुत्री है, ताप्ती सूर्य पुत्री है। माही आगे मिलेगी तो वो पृथ्वी पुत्री के नाम से जानी जाती है। तो ताप्ती बैतूल जिले के मुल्ताई की पहाड़ियों से निकलती है, पश्चिम की ओर बहती है।
एमपी के बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद गुजरात और गुजरात के बाद खंबात की खाड़ी में जाकर गिरती है। नर्मदा के पैरेलल चलती है। आपको नर्मदा जैसा पैटर्न दिखा? तो अगर कभी क्वेश्चन ऐसा आ जाए नर्मदा की जुड़वा बहन कौन, तो ताप्ती। खंबात की खाड़ी में जाकर गिरती है, 724 किलोमीटर लंबी है। सहायक नदी कौन है? पूर्णा है। ओके, आगे आइए। माही नदी मध्य प्रदेश के धार जिले के सरदारपुर से माही नदी का उद्गम होता है। यह धार जिले का सरदारपुर। एमपी के बाद राजस्थान जाती है, राजस्थान के बाद गुजरात जाती है और गुजरात के बाद अरब सागर में जाकर गिरती है। 3 राज्यों में बहती है। पूरे विश्व की एकमात्र ऐसी नदी जो कि कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ये कर्क रेखा, एक बार यहां काट दिया, एक बार यहां काट दिया, तो कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी विश्व की एकमात्र कौन? माही नदी। धार जिले के सरदारपुर से निकलती है, खंबात की खाड़ी गुजरात में जाकर गिरती है। इस पर माही परियोजना धार में देखने को मिलती है और माही बैराज परियोजना बांसवाड़ा राजस्थान में देखने को मिलती है। बेतवा नदी मध्य प्रदेश की गंगा, प्रदूषण के आधार पर बेतवा को कहा जाता है। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के कुमरा गांव से निकलने वाली बेतवा नदी उत्तर पूर्व की ओर बहते हुए एमपी के बाद यूपी जाती है और यूपी के हमीरपुर में जाकर यमुना नदी से मिल जाती है। यमुना की सहायक। उद्गम कहां से? रायसेन जिले के कुमरा गांव से। उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में यमुना से मिल जाती है। सहायक नदी बीना, हलाली और जामनी बेतवा की सहायक। बेतवा नदी एमपी और यूपी की प्राकृतिक सीमा बनाती है। इसकी सहायक नदी बीना पर सागर जिले में एमपी में राहतगढ़ या भालकुंड जलप्रपात देखने को मिलता है। किस नदी पर है? बीना नदी पर, सागर जिले में। किसकी सहायक है ये? बेतवा की सहायक। ओके। प्रमुख परियोजना रानी लक्ष्मीबाई परियोजना उत्तर प्रदेश के ललितपुर में बेतवा नदी पर है। राजघाट परियोजना या माता टीला परियोजना के नाम से भी इसके अलग अलग डैम देखने को मिलते हैं। तो राजघाट परियोजना, माता टीला परियोजना, रानी लक्ष्मीबाई परियोजना, ये सब बेतवा नदी पर उत्तर प्रदेश के ललितपुर में। आगे आइए। चंबल एमपी की दूसरी बड़ी नदी 965 किलोमीटर लंबी है। उद्गम कहां से होता है? इंदौर जिले की महू तहसील में जाना पाव की पहाड़ियों पर वाचू पॉइंट है, वहां से चंबल नदी का उद्गम होता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार गाय के चर्म से निकले खून से इसका निर्माण हुआ, इसीलिए इसका नाम प्राचीन काल में चरमावती या धर्मावती या चारमान्यवती के नाम से जाना जाता था। अब इसे चंबल कहा जाता है। मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के जानापाव की पहाड़ियों से निकलती। एमपी के बाद राजस्थान जाती है और राजस्थान के बाद फिर से एमपी में एंटर होती है और फिर जाती है एमपी के बाद यूपी, और यूपी में इटावा के निकट यमुना नदी से मिल जाती है चंबल। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि राजस्थान के बाद पुनः एमपी के किस जिले में प्रवेश करती है? तो श्योपुर जिले में प्रवेश करती है। इंदौर जिले के जानापाव से उद्गम होता है। समाप्त उत्तर प्रदेश में यमुना में। लंबाई 965 किलोमीटर लंबी। सहायक नदी शिप्रा, काली सिंध, पार्वती, बनास, कुनो, ये सारी चंबल की सहायक नदी। शिप्रा नदी के तट पर उज्जैन बसा हुआ है, जहां पर कुंभ का मेला लगता है 12 साल में एक बार, एमपी का सबसे बड़ा मेला। वो शिप्रा चंबल की सहायक है। याद रहेगा, मंदसौर में जाकर चंबल से मिल जाती है शिप्रा। निकलती कहां से? तो शिप्रा निकलती है इंदौर की काकरी बरड़ी की पहाड़ियों से। काली सिंध देवास के बागली से निकलती है, राजस्थान में जाकर मिल जाती है चंबल से, है ना। तो इनको याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट नदियां है। सीहोर जिले के आस्चा से पार्वती निकलती, राजस्थान में जाकर चंबल से मिल जाती है। बनासपुरी राजस्थान में बहती है। कुनो नदी मध्य प्रदेश के शिवपुर जिले में शिवपुरी जिले में शिवपुरी का पठार है, वहां से निकलती है और श्योपुर जिले के एंड में जाकर कुनो नदी मिल जाती है चंबल से। तो ये सारी सहायक किसकी है? चंबल की सहायक है। ओके। प्रमुख परियोजना देखने जाते हैं। तो मध्य प्रदेश के मंदसौर में गांधी सागर परियोजना, एमपी की पहली जल विद्युत परियोजना। चंबल पर मंदसौर में। राजस्थान के चित्तौड़ में राणा प्रताप और राजस्थान के कोटा में जवाहर सागर परियोजना चंबल नदी पर स्थित है। इसके बाद शिप्रा, अभी मैंने आपको बताया, इंदौर की काकरी बरड़ी के पहाड़ियों से निकलती है, चंबल की सहायक है। सिंध नदी उद्गम विदिशा जिले के सिरोंज से होता है और उत्तर पूर्व की ओर बहते हुए यूपी में जाकर यमुना से मिल जाती है। कौन सी नदी है? सिंध। विदिशा के सिरोंज से निकलती है। सिंध नदी के तट पर दतिया बसा हुआ है, याद रखना, है ना।
सिंध नदी के तट पर दतिया बसा हुआ है। सिंध नदी की सबसे प्रमुख सहायक नदी कुंवारी नदी है। आगे आइए, समाप्त कहां होती है? यमुना की सहायक है, उत्तर प्रदेश में यमुना से मिल जाती है। प्रमुख परियोजना एमपी के शिवपुरी में मोहिनी सागर, जिसे अटल सागर के नाम से जाना जाता है, सिंध नदी पर स्थित जल विद्युत परियोजना। इसके बाद आगे बढ़िए, टोंस नदी, अभी मैंने आपको बताया था एमपी की ऐसी दूसरी नदी जो कि डायरेक्ट गंगा से मिलती है, टोंस से। सतना जिले की कैमूर श्रेणी से टोंस नदी का उद्गम होता है। वहीं से उत्तर में चली जाती है रीवा होते हुए, और यूपी में जाकर किससे मिल जाती है? यूपी के सिरसा के आसपास जाकर ये मिल जाती है गंगा नदी से डायरेक्ट। समाप्त गंगा में होती है, गंगा की सहायक। बेनगंगा मध्य प्रदेश की दक्षिण की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी। मध्य प्रदेश के शिवनी जिले के पारसवाड़ के पठार से, पारसवाड़ का पठार है शिवनी जिले में, वहां से बेनगंगा नदी निकलती है, दक्षिण की ओर बहती है और महाराष्ट्र चली जाती है। महाराष्ट्र में गोदावरी नदी से मिलती है। तो बेनगंगा गोदावरी की सहायक के दक्षिण की ओर बहने वाली एमपी की सबसे बड़ी नदी। महाराष्ट्र में गोदावरी से मिलती है। बेनगंगा नदी के तट पर एमपी का बालाघाट बसा हुआ है, वहीं पर बेनगंगा नहर भी बालाघाट में स्थित है। इसके अलावा बावनथड़ी परियोजना, बावनथड़ी नदी और पेंच नदी बेनगंगा की सहायक है। इसी बावनथड़ी नदी पर बावनथड़ी परियोजना बालाघाट में स्थित है। अब इस पर परियोजना की बात करते हैं तो भीमगढ़ डैम, जिसे संजय सरोवर बांध कहा जाता है, ये बेनगंगा पर स्थित है मध्य प्रदेश के शिवनी जिले में। ठीक है, भीमगढ़ डैम संजय सरोवर बांध के नाम से जाना जाता है। आगे आइए, एमपी की जलवायु और ऋतुओं की बात करते तो मध्य प्रदेश की जलवायु कैसी है? सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही पूछा जाता है। तो एमपी की जलवायु याद रखना, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। एमपी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, तो यहां की जलवायु उष्णकटिबंधीय, वर्षा मानसून से होती है तो मानसूनी, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु एमपी में पाई जाती है। मध्य प्रदेश में ऋतुओं को जलवायु के आधार पर 3 भागों में बांटा जाता है। 3 प्रकार की ऋतु एमपी में। कौन कौन सी है? तो मध्य प्रदेश में 3 प्रकार की ऋतुओं की बात करते हैं, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु। ग्रीष्म ऋतु कब आती है? अब ये भी बताना पड़े तो फिर टाइम पीरियड आपको पता है, ग्रीष्म ऋतु कब आती है? तो अगर हम देखें तो मिड मार्च से ग्रीष्म ऋतु शुरू हो जाती है एमपी में और मिड जून तक रहती है, मतलब मई के एंड तक रहती है। तो ये ग्रीष्म ऋतु का टाइम है। एमपी में वर्षा ऋतु का टाइम देखने जाए तो मिड जून से शुरू होती है और ऑलमोस्ट सितंबर के एंड तक चलती है। शीत ऋतु अक्टूबर में शुरू हो जाती है और मार्च, मिड मार्च तक चलती है। वैसे फरवरी का एंड बहुत ज्यादा हो जाता है शीत ऋतु के लिए, है ना। तो ये है एमपी में ऋतुओं का टाइम पीरियड। फिक्स नहीं पूछा जाता क्योंकि ये थोड़ा सा हल्का 15-20 दिन लेट आगे पीछे होते रहते हैं। तो स्थानीय नाम पूछा जाता है, इनका एमपी में स्थानीय नाम क्या है, किस नाम से जानी जाती है? तो एमपी में ग्रीष्म ऋतु को यूनाला के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये क्षेत्रीय नाम है यूनाला, पूछा जाता है एग्जाम में, याद रखना। मध्य प्रदेश में वर्षा ऋतु को चौमासा कहा जाता है और मध्य प्रदेश में शीत ऋतु को सियाला कहा जाता है। ग्रीष्म ऋतु को यूनाला, वर्षा ऋतु को चौमासा और शीत ऋतु को सियाला कहा जाता है स्थानीय भाषा। इसीलिए एमपी में जो ग्रीष्म ऋतु में फसलें बोई जाती है उन्हें उनालू फसल कहा जाता है क्योंकि वो यूनाला में बोई जा रही। वर्षा ऋतु में चौमासा, तो जो फसलें बोई जाती है वर्षा ऋतु में उसे चौमासू फसल कहा जाता है, और जो शीत ऋतु में बोई जाती है रबी की फसल उसे सियालू फसल कहा जाता है एमपी में, है ना। अब ग्रीष्म ऋतु में एमपी में सर्वाधिक तापमान गंज वशोदा में, विदिशा जिले के गंज वशोदा में देखने को मिला है सबसे ज्यादा। लगातार यहां पर ज्यादा रहता है, कभी कभी खजुराहो में भी देखने को मिला है, लेकिन लगातार अधिकतर बार विदिशा के गंज वशोदा में देखने को मिला है। वर्षा ऋतु में सबसे ज्यादा पानी वर्षा वाला स्थान एमपी का पचमढ़ी है, 199 सेंटीमीटर तक वर्षा होती। न्यूनतम वर्षा एमपी के भिंड में होती है, गोहद में हुई है 55 सेंटीमीटर तक, सबसे कम वर्षा वाला स्थान। शीत ऋतु की बात करते हैं तो न्यूनतम तापमान इस ऋतु में मध्य प्रदेश के पचमढ़ी में -2 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया है। तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक तापमान वाला स्थान विदिशा का गंज बशोदा, सर्वाधिक वर्षा एमपी में कहां होती है? पचमढ़ी, सबसे कम भिंड के गोहद में
और न्यूनतम तापमान एमपी के पचमढ़ी में देखने को मिला है। 3 ऋतु एमपी में। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की मृदा की। तो देखिए, भारतीय मृदा सर्वेक्षण संस्थान एमपी में 5 प्रकार की मृदा को मान्यता देता है, जबकि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट 7 प्रकार की मृदा का दावा करती है, क्योंकि कहीं कहीं हिस्सों में मध्य प्रदेश में बलुई मिट्टी और कछारी मृदा भी मिलती है। लेकिन भारतीय मृदा सर्वेक्षण संस्थान 5 प्रकार की मिट्टी की बात करता है मध्य प्रदेश में। कौन कौन सी है? काली मिट्टी। एमपी के सबसे ज्यादा 100% मृदा क्षेत्र में सबसे ज्यादा काली मिट्टी पाई जाती है। कितना परसेंट? तो कुल क्षेत्र जो है मृदा का, उसमें 47% काली मिट्टी है एमपी में, ब्लैक सॉइल है। एमपी का पश्चिमी हिस्सा पूरा ब्लैक सॉइल का। इस काली मिट्टी का निर्माण दक्कन ट्रेप की बेसॉल्ट चट्टान के शरण से हुआ है, मैंने आपको बताया था। ज्वालामुखी से निर्मित मृदा है, क्योंकि ये पठार, मालवा का पठार ज्वालामुखी से निर्मित हुआ है। तो ये हो गया काली मिट्टी। ठीक है, दक्कन ट्रेप की बेसॉल्ट चट्टानों से निर्मित है। फसल आपको पता है क्या बोई जाएगी? सोयाबीन बोया जाएगा, गेहूं बोया जाएगा, कपास बोई जाएगी। सेकंड आती है लाल पीली मिट्टी। एमपी के पूर्व और उत्तर पूर्वी क्षेत्र में, यहां पर आप देख सकते हैं मैप पे, पूर्व और उत्तर पूर्वी क्षेत्र, रीवा पन्ना का पठार, बघेलखंड का पठार, ये जो क्षेत्र है यहाँ पर लाल पीली मिट्टी का विस्तार है। आर्कियन युग की चट्टानों के प्रक्षालन से, घिसाव से, कटाव से इस मिट्टी का निर्माण होता है, लाल पीली मिट्टी। तो मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्वी हिस्से में विस्तार है। ठीक है, चावल की फसल के लिए उपयुक्त है, तो ये क्षेत्र में एमपी के पूर्व में चावल बोया जाता है। जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए अवसादों से निर्मित हुई है एमपी के मध्य भारत के पठार में। भौगोलिक विभाजन में ही बताया ये मैंने आपको, इसलिए थोड़ा फास्ट चल रहा हूं। मध्य भारत के पठार में कौन सी मृदा है? जलोढ़ मिट्टी। गेहूं, गन्ना, राई, सरसों की फसल के लिए उपयुक्त, नदियों के द्वारा बहाकर लाई गए अवसादों से निर्मित। फिर मिश्रित मृदा। एमपी के बुंदेलखंड के पठारी क्षेत्र में मिश्रित मिट्टी पाई जाती है। ग्रेनाइट और नीस की चट्टानों से बुंदेलखंड का पठार बना है, तो इनके शरण से जिस मिट्टी का निर्माण होता है मिश्रित मृदा। वैसे और भी फैक्टर इफेक्ट करते हैं, क्योंकि इसके दक्षिण पूर्व में देखिए काली मिट्टी, इसके पूर्व में लाल पीली मिट्टी, इधर आते हैं तो इधर जलोढ़ मिट्टी, तो इनका कहीं ना कहीं मिक्सचर हमें बुंदेलखंड के पठार में देखने को मिलता है। इसलिए ये मृदा मिश्रित मृदा। उपजाऊ क्षमता कम है तो मोटे अनाज उगाए जाते हैं। फिर आती है लेटेराइट मिट्टी। मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में लेटेराइट मिट्टी का विस्तार है, मुख्य रूप से शिवनी और बालाघाट जिलों। एमपी में लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। लेटेराइट मिट्टी लाल कलर की होती है, जब ये सूख जाती है ना तो ईंट की तरह कठोर हो जाती है। जहां ऐसी जगह पर पाई जाती है जहां पर तापमान भी अधिक देखने को मिलता है और जो बारिश है, बरसात है, वो भी अधिक होती, नमी ज्यादा हो और गर्मी भी, तापमान भी ज्यादा हो, तो ऐसे क्षेत्रों में लेटेराइट मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। भारत का जो पश्चिमी घाट है ना, वेस्टर्न जो घाट है उस एरिया में, या फिर नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट है वहां पर भारत में लेटेराइट मिट्टी मिलती है, क्योंकि ऐसे क्षेत्र में गर्मी भी ज्यादा गिरती है और पानी भी खूब बरसता है। तो मध्य प्रदेश में ऐसा क्षेत्र शिवनी और बालाघाट। एमपी का 90% लेटेराइट मिट्टी शिवनी और बालाघाट में ही पाई जाती। तो ये 5 प्रकार की मिट्टी हो जाती है भारतीय मृदा सर्वेक्षण संस्थान के अनुसार मध्य प्रदेश में। ओके, ठीक है, ये मृदा क्षेत्र बता चुका हूं मैं आपको, सारी मिट्टी एक एक करके। आगे आइए, मध्य प्रदेश के वनों की बात करते हैं। एमपी के वनों की बात करें तो पूरे भारत में सबसे ज्यादा वन मध्य प्रदेश राज्य में पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश पूरे भारत में सर्वाधिक वनों वाला राज्य। इसमें भी सबसे ज्यादा जो वृक्ष पाया जाता है वो सागौन है। एमपी में सबसे ज्यादा सागौन पाया जाता है, ध्यान रखना, ठीक है ना। मध्य प्रदेश वन विकास निगम, जो कि मध्य प्रदेश में वनों के संरक्षण संवर्धन के लिए कार्य करने वाली जिम्मेदार संस्था है, इसका गठन 24 जुलाई 1975 को किया गया था मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश वन विकास निगम। मध्य प्रदेश में जो वन पाया जाता है वो कैसा है? तो उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं, क्योंकि एमपी की जलवायु ही उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु, तो जो वन पाए जाएंगे वो उष्णकटिबंधीय वन होंगे, ध्यान रखना। अब इसमें भी अगर वेरिएशन देखने जाते हैं तो सबसे ज्यादा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन एमपी में पाया जाता है। वृक्ष पूछा जाए तो सागौन सबसे ज्यादा पाया जाता है ना। सागौन का साइंटिफिक नेम भी काफी एग्जाम में पूछा है, तो टेक्टोनोग्रेंडाइस सागौन का वैज्ञानिक नाम है, याद रखिएगा।
सबसे ज्यादा एमपी में सागौन पाया जाता है। वन किस प्रकृति के सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। लेकिन अगर पूछता वन कैसे हैं, तो उष्णकटिबंधीय वन है। ओके, ठीक है। वनों का वर्गीकरण जलवायु के आधार पर 3 भागों में या वर्गों में किया जा सकता है। देखो, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती और उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। तो ये 3 तरीके के वन हो गए। इनमें शुष्क पर्णपाती वन उस क्षेत्र में पाए जाएंगे जहां पर वर्षा 75 से 75 सेंटीमीटर तक होती। एमपी में ऐसा रीजन कौन सा है, तो पश्चिमी मध्य प्रदेश और उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश। अभी हमने देखा था भिंड के गोहद में सबसे कम बारिश हो रही थी, तो ऐसे क्षेत्रों में शुष्क पर्णपाती वन पाए जाएंगे। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ऐसे क्षेत्र जहां पर वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर तक होती। एमपी के 87% वन उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है, ध्यान रखना। एमपी के अधिकतर क्षेत्र पर तो यही पाया जाएगा क्योंकि ये एमपी का औसत वर्षा है 50 से 100 सेंटीमीटर तक। तो एमपी में बुंदेलखंड का पठार, नर्मदा घाटी क्षेत्र, थोड़ा बहुत दक्षिणी मध्य प्रदेश, मालवा का पठार, यहां पर उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन ही मिलेंगे। फिर आता है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन या आर्द्र पर्णपाती वन, वो क्षेत्र जहां पर वर्षा 100 से 150 सेंटीमीटर तक होती है। और ऐसा रीजन जहां पर वर्षा एमपी में ज्यादा होती है पूर्वी और दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश है। तो यहां पर इस प्रकार के वन पाए जाते हैं आर्द्र पर्णपाती। लेकिन एमपी में सबसे ज्यादा पर्णपाती वन है, उष्णकटिबंधीय पर्ण। लेकिन यहां पर समझिए तीनों कंडीशन में जो वन है ना, भले ही आप जलवायु के आधार पर उसको वर्गीकृत कर रहे हो, लेकिन तीनों कंडीशन में वन जो है वो उष्णकटिबंधीय ही रहेंगे। क्यों? क्योंकि एमपी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है। 0 से लेकर 30 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश के मध्य का हिस्सा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। तो एमपी उसी के बीच में आता है। हमने देखा ना, अक्षांशीय विस्तार 21 से 26 तक है ना, तो वो आ गया 30 के अंदर, इसीलिए उष्णकटिबंधीय है। तो वन जलवायु उष्णकटिबंधीय रहेगी। क्लियर हो जाता है, समझ में आया? सिंपल था। आगे आइए, अब मध्य प्रदेश में वन रिपोर्ट की बात करते हैं 2021। तो मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 77,493 वर्ग किलोमीटर में एमपी में वन देखने को मिलता है, कुल भौगोलिक क्षेत्र का। मतलब भारत का सबसे बड़ा वन क्षेत्र वाला राज्य मध्य प्रदेश में। भारत के कुल वन क्षेत्र का 25.14% मध्य प्रदेश में वन पाया जाता है। पूरे भारत में सबसे ज्यादा वन एमपी में। सर्वाधिक वनों वाला जिला कौन? सबसे ज्यादा वनों वाला जिला बालाघाट है। बालाघाट का जो 100% एरिया है उनमें से 53% क्षेत्र पर एमपी में वन पाया जाता है। इसके बाद न्यूनतम वन वाला जिला देखें तो उज्जैन है, 0.60% क्षेत्र पर, मतलब 1% से भी कम क्षेत्र पर, 0.60%, आधा परसेंट से थोड़ा सा ज्यादा, इस एरिया में उज्जैन में वन पाए जाते हैं। तो सबसे कम वनों वाला जिला उज्जैन, सर्वाधिक वन वाला जिला बालाघाट। आगे आइए, राज्य के प्रमुख वन अनुसंधान या संस्थान की बात करते हैं, उनके मुख्यालय की बात करते हैं। तो हमें जो याद रखना है, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान और भारतीय वन अनुसंधान संस्थान। तो भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में स्थित है, याद रखिएगा। कहां पर है ये? भोपाल। वेरी इंपॉर्टेंट। कंफ्यूजन यही होता है कि भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान। तो प्रबंधन मतलब मैनेजमेंट का संस्थान जो इंस्टीट्यूट है वनों का, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में। और भारतीय वन अनुसंधान संस्थान की बात करते हैं तो वो उत्तराखंड के देहरादून में, लेकिन इसका क्षेत्रीय एक कार्यालय मध्य प्रदेश के जबलपुर में भी देखने को मिलता है। तो मध्य प्रदेश में भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान जबलपुर। अब कंफ्यूज मत होना। और वन राजकीय महाविद्यालय एमपी का पहला मध्य प्रदेश के बालाघाट में स्थापित किया गया था, क्योंकि एमपी सर्वाधिक वनों वाला, बालाघाट सर्वाधिक वनों वाला जिला है। इसके बाद मध्य प्रदेश में नेशनल पार्क और सेंचुरीज की बात करते हैं। तो मध्य प्रदेश में देखिए, नेशनल पार्क की बात करते हैं तो 12 नेशनल पार्क हैं। इनमें से एक नेशनल पार्क ऐसा है जो घोषित हो गया पर डेवलप अभी तक हो नहीं पाया, और वो है खंडवा का ओमकारेश्वर नेशनल पार्क। 2004 में घोषित कर दिया गया था।
तो उसको मिलाकर हमारे पास 12 नेशनल पार्क है, और अभी तक पूरी तरह बने हुए अभ्यारण्यों की बात करते हैं तो ये 24 है। इसके बाद प्रस्तावित और जो प्रगति पर हैं जिनका कार्य वो अलग है, पर जो पूरी तरह बन चुके हैं वो 24, और नेशनल पार्क हो जाते हैं 12। कौन कौन से कहां कहां पर है, तो इन 12 नेशनल पार्क की बात करते हैं। तो सबसे पहला कान्हा किसली, 1955 में ये एमपी का पहला नेशनल पार्क बना था, मंडला जिले में आता है। एमपी का सबसे बड़ा नेशनल पार्क, एमपी का पहला नेशनल पार्क, पहला प्रोजेक्ट टाइगर कान्हा किसली में आया था। एमपी का राज्य पशु बारहसिंगा कान्हा किसली में पाया जाता है। आया समझ में। तो कान्हा किसली नेशनल पार्क 1955 में बना था, मध्य प्रदेश के मंडला में। सुपर्ण नदी बहती है इस नेशनल पार्क से। फिर आता है बांधवगढ़ नेशनल पार्क 1968 में, उमरिया मध्य प्रदेश के। ठीक है, यहां पर भी आप देख सकते हो ये उमरिया में बांधवगढ़, कान्हा, मंडला। ठीक है, इसके बाद पन्ना नेशनल पार्क 1981 में, पन्ना जिले में स्थित है, नाम से समझ में आ जाएगा। संजय गांधी नेशनल पार्क 1981 में, सीधी जिले में, एमपी के सीधी और सिंगरौली में फैला हुआ है। संजय गांधी नेशनल पार्क को डुबरी नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। पेंच नेशनल पार्क 1983 में, शिवनी जिले में, एमपी के। इंदिरा प्रियदर्शनी नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है पेंच को। सतपुड़ा नेशनल पार्क 1983, होशंगाबाद, वर्तमान नर्मदापुरम। ठीक है, इसके बाद घुघुआ राष्ट्रीय जीवाश्म नेशनल पार्क है 1983 में, डिंडोरी, एमपी का सबसे छोटा नेशनल पार्क है ये, है ना। जीवाश्म नेशनल पार्क या फॉसिल नेशनल पार्क भी कहा जाता है। वन विहार नेशनल पार्क भोपाल में 1983, नगर के बीचों बीच स्थित है, राजधानी में बीच में वन विहार। इसके अलावा डायनासोर जीवाश्म नेशनल पार्क 2010, धार जिले में। और ओमकारेश्वर का आपको बता ही चुका हूं 2004 में बना है, अभी तक पूरी तरह स्टेबल नहीं हो पाया, तो इसको मिलाकर 12 हो जाते हैं हमारे पास। पालनपुर कुनो नेशनल पार्क सबसे आखिरी में बना है 2018 में, पहले अभ्यारण्य था, अब ये नेशनल पार्क है। पालनपुर कुनो या कुनो पालपुर के नाम से भी जाना जाता है, श्योपुर जिले में, एमपी के। आपको पता है नरेंद्र मोदी जी ने चीते छोड़े थे यहां पर लाकर, एमपी के श्योपुर जिले में। ठीक है ना, तो इनको मिलाकर और जो ओमकारेश्वर का है, टोटल 12 नेशनल पार्क हो जाते हैं। इन 12 नेशनल पार्क में से 6 नेशनल पार्क में प्रोजेक्ट टाइगर योजना लागू है, शुरू के 6, कान्हा किसली, बांधवगढ़, पन्ना, संजय गांधी, पेंच और सतपुड़ा हो गए। 1 2 3 4 5 और 6 नेशनल पार्क में प्रोजेक्ट टाइगर योजना लागू है। एक अभ्यारण्य में भी है एमपी में प्रोजेक्ट टाइगर अभी, है ना। बाद में एक और अभ्यारण्य प्रस्तावित है, लेकिन अभी एक में ही है, और वो है रातापानी। रातापानी सेंचुरी, रातापानी अभ्यारण्य, जो कि मध्य प्रदेश के सागर जिले में, रायसेन जिले में रातापानी, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में नौरोदही, और ठीक है, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में रातापानी है। रातापानी एकमात्र ऐसा अभ्यारण्य है एमपी का जहां पर प्रोजेक्ट टाइगर योजना लागू है, ध्यान रखना। ठीक है, 2012 में सबसे आखिरी प्रोजेक्ट टाइगर रातापानी अभ्यारण्य रायसेन में लागू किया गया था। तो 6 नेशनल पार्क और एक अभ्यारण्य है जिसमें प्रोजेक्ट टाइगर योजना चल रही है। टोटल 7 प्रोजेक्ट टाइगर वर्तमान में एमपी में चल रहे हैं। क्लियर हो जाता है, ठीक है, हो गया। माधव नेशनल पार्क 1958 में एमपी के शिवपुरी में स्थापित किया गया था। माधव नेशनल पार्क में जॉर्ज केसल का किला है, और माधव नेशनल पार्क और पालपुर कुनो नेशनल पार्क में सहरिया जनजाति निवास करती है, याद रखिएगा। आगे आते अभ्यारण्य मेन मैं आपको बता देता हूँ, 24 तो पूरे कोई काम के है नहीं। तो देखो, रातापानी मध्य प्रदेश के रायसेन में, अभी मैंने आपको बताया एकमात्र प्रोजेक्ट टाइगर है ये अभ्यारण्य। सरदारपुर अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के धार जिले में है। रानी दुर्गावती एमपी के दमोह जिले में आता है। नौरोदेही मध्य प्रदेश के सागर जिले में स्थित है। कर्माझीरी अभ्यारण्य नया बना है एमपी के शिवनी जिले में। तो हाल ही में चर्चित है कर्माझीरी अभ्यारण्य, शिवनी जिले में, एमपी का नया अभ्यारण्य है। सरदारपुर अभ्यारण्य धार जिले में खरमोर अभ्यारण्य के नाम से जाना जाता है, पक्षी अभ्यारण्य। नौरादेही एमपी के सागर में। रानी दुर्गावती अभ्यारण्य एमपी के दमोह में। रातापानी अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के रायसेन में। इसके अलावा घाटी गांव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। ठीक है, चंबल अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के मुरैना में। रानी दुर्गावती हम पढ़ ही चुके हैं, दमोह। नौरोदेही मध्य प्रदेश के सागर। बगरदा अभ्यारण्य, बगदरा अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के सीधी में। कर्माझीरी एमपी के शिवनी में। पचमढ़ी अभ्यारण्य नर्मदापुरम जिले में। रातापानी रायसेन। गांधी सागर अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के
मंदसौर जिले में, सरदारपुर एमपी के धार जिले में। तो ये एमपी के कुछ इंपॉर्टेंट अभ्यारण्य है जो कि यहां पर मैंने आपको बताए हैं। एमपी की रामसर साइट्स की बात करते हैं कि मध्य प्रदेश में कौन कौन सी रामसर साइट्स हैं। तो एमपी में वर्तमान में 4 रामसर साइट्स हैं। यहां पर आप देखिए मैप में, सांख्य सागर झील एमपी के शिवपुरी में आती है। यह झील माधव नेशनल पार्क में स्थित है, शिवपुरी में। इसके अलावा यशवंत सागर इंदौर में और सिरपुर तालाब इंदौर में। और एक भोज वेटलैंड है जो कि एमपी के भोपाल में है, भोज झील, है ना। तो ये चारों एमपी में रामसर साइट, 4 रामसर साइट है। सबसे पहली 2002 में भोज वेटलैंड को रामसर साइट का दर्जा दिया गया था और लास्ट ईयर 2022 में ये 3 और रामसर साइट्स बनी थी। ठीक है, तो टोटल कितनी रामसर साइट्स हो गई? 4 रामसर साइट्स हो गई है एमपी में। भोज वेटलैंड भोपाल, सिरपुर वेटलैंड इंदौर, यशवंत सागर इंदौर और सांख्य सागर झील मध्य प्रदेश के शिवपुरी में। ठीक है, अब मध्य प्रदेश में टाइगर रिजर्व की बात करते हैं। बता ही चुका हूं वैसे, पर फिर भी भारत में टाइगर प्रोजेक्ट 1973 में शुरू किया गया था, अगर आपको याद हो तो। भारत में जो टाइगर प्रोजेक्ट आया था वो आया था जिम कार्बेट नेशनल पार्क में कैलाश सांखलिया के प्रयासों से। इसलिए भारत में टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश सांखलिया को कहा जाता है। भारत में 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर जिम कार्बेट, उसके एक साल बाद 1974 में प्रोजेक्ट टाइगर लाया गया मध्य प्रदेश के कान्हा किसली में। मध्य प्रदेश के कान्हा किसली में पहला प्रोजेक्ट टाइगर आया था एमपी का 1974। क्लियर हो जाता है? ठीक है, वर्तमान में मध्य प्रदेश में 7 टाइगर रिजर्व है, 1 अभ्यारण्य में है और 6 नेशनल पार्क में। अभी मैंने आपको बताया। अब नेशनल पार्क फिर गिनाने की मुझे लग नहीं रहा है जरूरत है, पर फिर भी एक बार देख लेते हैं हम। हो सकता है कभी यहां पर हमसे सन पूछ लिया जाए टाइगर प्रोजेक्ट का, तो अगर वो भी देखना चाहते तो देख लेते हैं। कान्हा किसली 1974 में टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल हुआ था। कौन? कान्हा किसली। बांधवगढ़ 1993, 94। ठीक है, फिर आता है मध्य प्रदेश में पेंच, ये बना था टाइगर प्रोजेक्ट 1992 में। इसके अलावा पन्ना नेशनल पार्क की बात करते हैं तो ये बना था 1994 में। ठीक है, पन्ना नेशनल पार्क। सतपुड़ा की बात करते हैं तो ये टाइगर प्रोजेक्ट बना था 1999 में। और संजय गांधी नेशनल पार्क या डुबरी के नाम से जाना जाता है, ये 2008 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था। ठीक है ना। तो कान्हा किसली 1974 में प्रोजेक्ट टाइगर, बांधवगढ़ 1993, 94 में, पेंच 1992, पन्ना नेशनल पार्क 1994, सतपुड़ा 1999 और संजय गांधी 2008 प्रोजेक्ट टाइगर। और फिर रातापानी 2012 एकमात्र अभ्यारण्य। ठीक है, चलिए। वर्तमान में मध्य प्रदेश में 729 टाइगर है। मध्य प्रदेश भारत में सर्वाधिक टाइगर वाला राज्य, इसलिए एमपी को टाइगर स्टेट कहा जाता है। क्लियर? इजी? आई होप समझ में आएगा। रातापानी का मैं आपको बता ही चुका हूं, एमपी के रायसेन जिले। मध्य प्रदेश में चट्टानों की बात करते हैं कि एमपी में कौन कौन सी रॉक्स पाई जाती है। ठीक है, तो एमपी में चट्टानों की बात करते हो तो देखिए आर्कियन क्रम की चट्टानें, अभी हमने बात की थी, एमपी के बुंदेलखंड क्षेत्र में पाई जाती है। कौन सी है? आर्कियन युग की चट्टानें। ये देखिए, कलर देखिएगा यहां पर। इसके बाद आती है दक्कन ट्रेप की चट्टानें, पश्चिमी मध्य प्रदेश मालवा में मिलेगी, तो ये मालवा का पठार। दक्कन ट्रेप की चट्टान बेसोल्ट चट्टान। कुडप्पा क्रम की चट्टानें, हीरा पाया जाता है तो रीवा पन्ना के पठार में और कुछ ग्वालियर के हिस्सों में देखने को मिलेगी, लेकिन स्पेशली रीवा पन्ना के पठार में पाई जाएगी। फिर गोंडवाना क्रम की चट्टानें पूर्वी मध्य प्रदेश बघेलखंड वाले रीजन में, तो यह क्षेत्र है मध्य प्रदेश में गोंडवाना चट्टानों। फिर धारवाड़ क्रम की चट्टानों की बात करते हैं, दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश, मतलब ये रीजन धारवाड़ क्रम की चट्टान। सबसे लास्ट में हमारे पास आता है, एक और बचा है क्या? ठीक है, तो विंध्यांचल क्रम की चट्टानें या विंध्य क्रम की चट्टानों की बात करते हैं, तो ये चट्टानें पूरी विंध्यांचल पर्वतमाला के क्षेत्र में हमको देखने को मिल जाती है। तो ये चट्टानें हमको मध्य प्रदेश में 6 प्रकार की देखने को मिलती है। एरिया आपको समझ में आ ही गया होगा। यहां पर आगे बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश के खनिजों की बात करते हैं। एमपी में खनिज कौन कौन से पाए जाते हैं? तो देखिए, मध्य प्रदेश में 23 प्रकार के खनिजों का उत्खनन किया जाता है। देखिए, एक क्वेश्चन बहुत ही आता है कि कौन सा खनिज नहीं पाया जाता, तो याद रखिएगा पेट्रोलियम एमपी में नहीं पाया जाता है, ये एमपी में नहीं पाया जाता है।
प्रमाणित साक्ष्य अभी तक पेट्रोलियम के एमपी में नहीं है। 23 प्रकार के खनिजों का मध्य प्रदेश में उत्खनन किया जाता है। मध्य प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना 19 जनवरी 1962 में की गई थी। खनिजों के प्रॉपर उत्खनन, उनके संवर्धन, विकास और एक स्थान से दूसरे स्थान तक उनके परिवहन के उद्देश्य से कार्य करने वाली एक संस्था चाहिए थी। इस उद्देश्य से राज्य खनिज विकास निगम 19 जनवरी 1962 को मध्य प्रदेश में स्थापित की गई थी। मुख्यालय एमपी के भोपाल में स्थित है। मध्य प्रदेश हीरा, मैग्नीज और तांबा उत्पादन में पहले स्थान पर है। रॉक फॉस्फेट के उत्पादन में दूसरे स्थान पर है और कोयले के उत्पादन में एमपी देश में चौथे स्थान पर है। ये मेन खनिज थे, मेटल्स थे, तो यहां पर हमको इसको देखना पड़ा। हीरा कहां मिलेगा एमपी में? तो सबसे ज्यादा हीरा एमपी में पन्ना में मिलेगा। पन्ना सबसे ज्यादा हीरा नगरी है। पूरे भारत में सबसे ज्यादा हीरा पन्ना ही उत्पादित करता है, जाना ही पन्ना हीरे के लिए जाना जाता है ना। तो पन्ना, सतना, मध्य प्रदेश के छतरपुर में अभी बक्सवाहा के जंगल काफी सुर्खियों में थे 2 साल पहले। उन जंगलों को काट रहे हैं क्योंकि उसके नीचे हीरे है ना, हीरे के भंडार। तो बक्सवाहा के जंगल सुर्खियों में रहे किस जिले में? छतरपुर। अंगोरा, मझगवा एमपी में, पन्ना और सतना जिलों में ये खान है किसकी? हीरे की खान। तो पन्ना सबसे ज्यादा हीरा उत्पादित करता है एमपी में, ध्यान रखना, हीरा नगरी कहलाता है। सेकंड, मैग्नीज। तो मैग्नीज सबसे ज्यादा उत्पादित करता है एमपी का बालाघाट जिला। बालाघाट में भरवेली एशिया की सबसे बड़ी मैग्नीज की खान है ना। बालाघाट में सबसे ज्यादा मैग्नीज उत्पादित करता है भरवेली, बालाघाट। फिर तांबा, ये भी बालाघाट ही सबसे ज्यादा उत्पादित करता है। मलाज खंड मध्य प्रदेश के बालाघाट में तांबे की एमपी की सबसे बड़ी खान है। रॉक फॉस्फेट और एबेस्टॉस मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में पाया जाता है। टंगस्टन मध्य प्रदेश का होशंगाबाद उत्पादित करता है। इसके अलावा मध्य प्रदेश का ग्रेफाइट बैतूल उत्पादित करता है। सीसा और टीन मध्य प्रदेश का बैतूल उत्पादित करता है ना। तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट खनिज थे तो आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद मध्य प्रदेश में कोयले की बात करें तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक क्षेत्र सोहागपुर है ना। मध्य प्रदेश के शहडोल जिले का सोहागपुर मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा कोयला उत्पादक क्षेत्र है, सोहागपुर। ठीक है, सोहागपुर कोयले की खान है एमपी के शहडोल में। क्लियर, याद रहेगा। इसके अलावा कोयले के लिए सिंगरौली भी प्रसिद्ध है। विश्व की दूसरी मोटी कोयला परत सिंगरौली में पाई जाती है। पाथरखेड़ा कोयला क्षेत्र मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में, जहां से सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र को कोयला भेजा जाता है, दक्षिणी मध्य प्रदेश में है ना। तो पाथरखेड़ा कोयला क्षेत्र बैतूल, सोहागपुर कोयला क्षेत्र शहडोल, और इसके अलावा सिंगरौली कोयला क्षेत्र विश्व की दूसरी मोटी कोयला परत एमपी में कोयले का क्षेत्र है। ठीक है। इसके बाद चूना पत्थर एमपी के सतना, रीवा, कटनी। क्योंकि चूना पत्थर सीमेंट का एक रॉ मटेरियल है, इसलिए एमपी में सीमेंट उद्योग का विस्तार भी सतना, कटनी आदि जिलों में ही देखने को मिलता है। यूरेनियम मध्य प्रदेश के मंडला में पाया गया है। यूरेनियम एक आपको पता है परमाणु संयंत्र के लिए काम आता है, इसीलिए मध्य प्रदेश के मंडला जिले के चुटका गांव में मध्य प्रदेश का एकमात्र परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। क्योंकि यूरेनियम कहां से मिल रहा है? मध्य प्रदेश के मंडला से। चीनी मिट्टी मध्य प्रदेश के ग्वालियर में पाई जाती है। संगमरमर एमपी में सफेद संगमरमर सबसे ज्यादा जबलपुर में पाया जाता है। सबसे बड़ा उत्पादक जिला है जबलपुर। उसके बाद कटनी, ग्वालियर, छिंदवाड़ा में भी मिलेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक जिले में मिलेगा, लेकिन मैंने आपको सबसे बड़ा उत्पादक जिले पहले बताए। जैसे कोयला, सोहागपुर, शहडोल सबसे बड़ा उत्पादक जिला। चूना पत्थर सतना मध्य प्रदेश में, कटनी को चूना नगरी कहा जाता है। चीनी मिट्टी ग्वालियर, यूरेनियम मंडला, संगमरमर एमपी के जबलपुर में पाया जाता है। क्लियर, यहां तक के आपको सभी फैक्ट इजीली समझ में आ गए होंगे। एक एक फैक्ट जो यहां पर मैंने आपको समझाया है बहुत ही इजी वे में बताया है। मेन टॉपिक वही थे हमारे आगे के। इसके बाद उद्योग पे हम चलेंगे और हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के उद्योग की। अब देखिए, मध्य प्रदेश में उद्योगों के संवर्धन के लिए, उद्योगों के विकास के उद्देश्य से लघु, मध्यम और जो वृहद उद्योग है उनका विकास किया जा सके, इस उद्देश्य से मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम की स्थापना 1965 में की गई थी। यहां पर देखिए, इसका हेडक्वार्टर भी कभी पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा
मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम का जो मुख्यालय है वो एमपी के भोपाल में स्थित है। वैसे अधिकतर हेडक्वार्टर हमें एमपी के भोपाल में ही देखने को मिलेंगे, ठीक है। और जो बाहर हैं हमको उनको याद करने की जरूरत पड़ेगी। जो बाहर नहीं है, हमको ऐसा दिखा एग्जाम में कि यार इसको हमने कभी नहीं पढ़ा हेडक्वार्टर को, तो उसका अगर आपको तुक्का लगाना है तो आप भोपाल लगाइए। संभावना है 99% की वो क्वेश्चन आपका सही जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, कृषि आधारित उद्योग की बात करें मध्य प्रदेश में तो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कपड़ा उद्योग। कपड़ा उद्योग का विस्तार जो केंद्र है एमपी में वो मध्य प्रदेश का इंदौर है, इसीलिए इंदौर को मध्य प्रदेश का मैनचेस्टर कहा जाता है। सूती वस्त्र का कभी केंद्र रहा है, काफी सारी मिल मध्य प्रदेश के इंदौर में थी, जैसे मालवा मिल फॉर एग्जांपल, भंडारी मिल, राजकुमार मिल, है ना, हुकुम चंद्र मिल, ये सारी मिल मध्य प्रदेश के इंदौर में कभी स्थापित की गई थी अंग्रेजों के शासनकाल में। सूती वस्त्र का उत्पादन किया जाता था, इसीलिए मध्य प्रदेश का इंदौर मध्य प्रदेश का मैनचेस्टर कहलाता है, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश में कपास उत्पादन के चलते मध्य प्रदेश में अलग अलग जगह पर हमें कपड़ा इंडस्ट्रीज का विस्तार देखने को मिलता है। सबसे पहली बार मध्य प्रदेश की पहली सूती वस्त्र मिल, वैसे केंद्र कौन हो गया, इंदौर, लेकिन एमपी की पहली सूती वस्त्र मिल मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में स्थापित की गई थी, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में 1906 में मध्य प्रदेश की पहली सूती वस्त्र मिल की स्थापना की गई थी। हालांकि यह असफल हो गई, लेकिन फिर भी यह मध्य प्रदेश की पहली सूती वस्त्र मिल है। कहां पर, बुरहानपुर में, ताप्ती कॉटन मिल के नाम से। इसके बाद इंदौर मध्य प्रदेश में सूती वस्त्र के केंद्र के रूप में उभरा, काफी सारी मिल मध्य प्रदेश के इंदौर में स्थापित की गई। अधिकतर तो अब बंद हो गई है, लेकिन फिर भी मध्य प्रदेश के इंदौर को मध्य प्रदेश का मैनचेस्टर कहा जाता है। चीनी उद्योग की बात करें तो यह भी कृषि पर आधारित उद्योग है, क्योंकि चीनी उद्योग के लिए जो रॉ सब्सटेंस है, जो रॉ मटेरियल है, वो क्या है, वो है गन्ना। तो ये कृषि पर आधारित उद्योग है। एमपी की सबसे पहली शुगर मिल जावरा शुगर मिल थी, जो 1934 में जावरा में स्थापित की गई थी। जावरा एमपी का एक औद्योगिक केंद्र है। पूछा जाए कहां पर, तो एमपी के रतलाम में, याद रखिएगा, है ना, एमपी के रतलाम में जावरा औद्योगिक केंद्र है। यहीं पर एमपी की पहली शुगर मिल स्थापित की गई थी 1934 में। इसके अलावा वर्तमान में एमपी की सबसे बड़ी शुगर मिल बरलई शुगर मिल एमपी के देवास में स्थित है। और यह क्वेश्चन भी आता है कि एमपी में भोपाल शुगर मिल कहाँ है, तो काफी कंफ्यूजन होता है, क्योंकि पहला ही ऑप्शन एग्जाम में भोपाल देखने को मिलता है। लेकिन याद रखिएगा, एमपी में भोपाल शुगर मिल एमपी के सीहोर में स्थित है। तो ये कृषि आधारित औद्योगिक केंद्र हो जाता है मध्य प्रदेश की। एक बार मैं आपको मिल्स बता देता हूं, तो जावरा शुगर मिल एमपी के जावरा रतलाम में 1904 में 1934 में एमपी की पहली शुगर मिल। मालवा मिल मध्य प्रदेश के इंदौर में। बरलई शुगर मिल की बात करें तो यह मध्य प्रदेश के देवास में स्थित है। भोपाल शुगर मिल एमपी के सीहोर में है। निमरानी मेगा फूड पार्क मध्य प्रदेश के खरगोन में स्थित है। और ताप्ती कॉटन मिल जो एमपी की पहली सूती वस्त्र मिल है मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में 1906 में स्थापित की गई थी। क्लियर हो जाता है। निमरानी मेगा फूड पार्क जो कि खरगोन में है, मध्य प्रदेश का पहला मेगा फूड पार्क है। आगे आते हैं, देखिए मध्य प्रदेश में वन आधारित औद्योगिक केंद्र की बात करें। वन आधारित उद्योगों का मतलब ऐसे उद्योग जहां का जो रॉ मटेरियल है वो वनों से प्राप्त होता है। काफी सारे ऐसे उद्योग हो सकते हैं, जैसे माचिस उद्योग। माचिस में आपको लकड़ी चाहिए, कहां से मिलेगी, वनों से। तो एमपी में माचिस उद्योग का जो विस्तार है वो ग्वालियर में देखने को मिलता है ना। तो इस तरह से वन आधारित जो प्रमुख औद्योगिक केंद्र है उनकी अगर हम बात करें, स्पेशली सेंट्रल गवर्नमेंट के, तो बैंक नोट प्रेस मध्य प्रदेश के देवास में स्थित है ना। बैंक नोट प्रेस मध्य प्रदेश के देवास में 1975 में इसकी स्थापना की गई थी। इसके अलावा सिक्योरिटी पेपर मिल 1967-68 में स्थापित हुई थी मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में, जो पहले होशंगाबाद था। सिक्योरिटी पेपर जानते, स्टाम्प हो गए, है ना, प्रतिभूतियां हो गई गवर्नमेंट की, तो ये बनती है सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद या नर्मदापुरम। बैंक नोट जहां छपते हैं ये देवास है।
ठीक है, 1975 में स्थापित किया गया था। और मध्य प्रदेश में नेशनल न्यूज प्रिंट और पेपर मिल जो कि नेपा नगर में स्थित है, सेंट्रल गवर्नमेंट का उपक्रम है, 1948 में स्थापित किया गया था। काफी कंफ्यूजन होता है इन तीनों में, याद रखिएगा। बैंक नोट प्रेस, नोट की छपाई देवास में होती है, उसका कागज जो नोट का कागज है वो, या फिर अलग सिक्योरिटी पेपर स्टाम्प वगैरह, ये होशंगाबाद में बनते हैं, नर्मदापुरम में सिक्योरिटी पेपर प्रिंटिंग प्रेस। और इसके अलावा नेशनल न्यूज प्रिंट और पेपर मिल सरकारी क्षेत्र का कागज कारखाना है, सेंट्रल गवर्नमेंट का, मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में 1948 में स्थापित किया गया था। ओके, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के ऐसे उपक्रम है एमपी में जो कि वनों पर आधारित है। अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश में खनिज आधारित औद्योगिक केंद्र। ऐसे उद्योग जिनका जो रॉ मटेरियल है वो कहां से मिलता है? खनिज से मिलता है। खनिज है जिसका रॉ मटेरियल क्या हो सकता है ऐसा? तो चूना। चूना क्या है? एक अधात्विक खनिज है। किसमें लगता है? सीमेंट उद्योग में इसका यूज किया जाता है। सीमेंट का रॉ जो मटेरियल है वो चूना है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश की सबसे पहली सीमेंट फैक्ट्री की बात करते हैं तो ये बानमोर सीमेंट फैक्ट्री है मध्य प्रदेश के मुरैना में। ठीक है, 1922 में स्थापित हुई थी एमपी की पहली सीमेंट फैक्ट्री। बानमोर औद्योगिक केंद्र पूछा जाता है, पीएससी ने भी पूछा है हाल ही के कुछ सालों में प्री में कि बानमोर औद्योगिक केंद्र मध्य प्रदेश में कहां पर है, तो ये मुरैना में स्थित है। यहां पर एमपी का, वैसे तो अब तो ये कत्था उद्योग के लिए ज्यादा प्रसिद्ध है, लेकिन एमपी का पहला सीमेंट कारखाना मुरैना के बानमोर में स्थापित किया गया था 1922 में। इसके अलावा भी वर्तमान में जो एमपी की सीमेंट फैक्ट्रीज का विस्तार है वो कटनी और सतना में देखने को मिलता है सबसे ज्यादा, क्योंकि चूना हमको मध्य प्रदेश में कटनी और सतना के क्षेत्र में देखने को मिलता है। खनिजों में हमने डिस्कस किया है, इसीलिए बिरला सीमेंट फैक्ट्री एमपी के सतना में है। केमूर सीमेंट फैक्ट्री एमपी के कटनी में स्थित है। कटनी एमपी की चूना नगरी है। तो एमपी का पहला सीमेंट कारखाना इंपॉर्टेंट हो जाता है, बानमोर सीमेंट कारखाना या फैक्ट्री 1922 मुरैना में है, मुरैना के बानमोर औद्योगिक केंद्र में। अन्य उद्योगों की बात करें एमपी में तो देखिए भेल, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड मध्य प्रदेश के भोपाल में, आप सभी जानते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट का है। 2013 में इसे महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया था। हेवी व्हीकल फैक्ट्री, अगर कभी आपसे पूछे आयुध केंद्र मध्य प्रदेश में कहां पर है तो जबलपुर में। आयुध मतलब सेना के जो हथियार होते हैं उन्हें आयुध कहा जाता है, तो ये एमपी के जबलपुर में सेना के केंद्र में बनाया जाता है। यहीं पर हेवी व्हीकल फैक्ट्री, टैंक वगैरह का निर्माण जबलपुर में। गन कैरिज फैक्ट्री एमपी के जबलपुर में, ये भी सेना का है। रेलवे कोच फैक्ट्री की बात करें तो एमपी के भोपाल के निशातपुरा में देखने को मिलती है रेलवे कोच फैक्ट्री। इसके अलावा रेलवे स्लीपर कारखाना मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के बुधनी में स्थित है। शिवराज सिंह चौहान जी यहां से विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं, सीहोर जिले के बुधनी से। यह रेलवे स्लीपर कारखाना है। फिर कीटनाशक संयंत्र मध्य प्रदेश में नेशनल फर्टिलाइजर कारखाना सागर जिले के बीना में स्थित है। कीटनाशक संयंत्र, ठीक है। तो ये अन्य उद्योग है मध्य प्रदेश के अलग अलग जगह पर जो पूछे जाते हैं, वो यहां पर मैंने आपको बता दिए। रिवाइज करते हैं। भेल भोपाल में, हेवी व्हीकल फैक्ट्री जबलपुर, गन कैरेज फैक्ट्री जबलपुर, रेलवे कोच फैक्ट्री भोपाल, रेलवे स्लीपर कारखाना बुधनी सीहोर, कीटनाशक संयंत्र सागर जिले के बीना में स्थित है। एमपी के प्रमुख औद्योगिक केंद्र की बात कर लेते हैं, कहां कहां पर है। तो पीतमपुर औद्योगिक केंद्र मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है। भारत का डेट्रॉयट कहलाता है क्योंकि ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए जाना जाता है। पीतमपुर औद्योगिक केंद्र धार। मेघनगर औद्योगिक केंद्र झाबुआ। जावरा औद्योगिक केंद्र अभी हमने बात की मध्य प्रदेश के रतलाम में। पीलूखेड़ी औद्योगिक केंद्र मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में। मक्सी औद्योगिक केंद्र मध्य प्रदेश के शाजापुर में है। गोविंदपुरा या गोविंदगढ़ औद्योगिक केंद्र मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है। मालनपुर औद्योगिक केंद्र एमपी के भिंड में है। बानमोर औद्योगिक केंद्र मध्य प्रदेश के मुरैना में स्थित है। बात की थी हमने। पुरैना औद्योगिक केंद्र मध्य प्रदेश के पन्ना में। मनेरी औद्योगिक केंद्र मध्य प्रदेश के मंडला में स्थित है। बेड़न औद्योगिक केंद्र जो कि ऊर्जा क्षेत्र के लिए जाना जाता है मध्य प्रदेश के
सिंगरौली में प्रसिद्ध है। तो यह मध्य प्रदेश के कुछ औद्योगिक केंद्र हैं जो अलग अलग जगह पर हमें देखने को मिलते हैं। याद रखना चाहिए क्योंकि इनसे क्वेश्चन हमें एग्जाम में देखने को मिलता है। आगे आते हैं। अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश में परिवहन की। आपको पता है बिना परिवहन के साधन के किसी भी राज्य या देश का विकास असंभव है। चाहे वो कोई सा भी परिवहन हो, जल परिवहन हो, वायु परिवहन हो, सड़क परिवहन हो, रेल परिवहन हो। इसीलिए हम मध्य प्रदेश में जब परिवहन की बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है सड़क परिवहन, क्योंकि आप जानते हैं भारत में 80% से ज्यादा जो मालवाहक परिवहन के रूप में यूज किया जाता है वो सड़क परिवहन है। मध्य प्रदेश में लगभग 46 नेशनल हाईवे देखने को मिलते हैं। ठीक है, घटते बढ़ते रहते हैं, इसीलिए यहां पर लगभग का यूज किया है। लगभग 46 नेशनल हाईवे। सबसे बड़े नेशनल हाईवे की बात करते हैं तो सबसे बड़ा नेशनल हाईवे NH46 है वर्तमान में, जो कि बैतूल से ग्वालियर तक जाता है। इसकी लंबाई एमपी में 646 किलोमीटर है, 646। एमपी का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे। एमपी के सबसे छोटे नेशनल हाईवे की बात करते हैं तो NH135BB, वापस सुनिए, NH135BB, जो कि मध्य प्रदेश के रीवा में थोड़ा सा क्षेत्र में आता है और यूपी में इसका विस्तार है, 20-20.5 किलोमीटर का है। वैसे ये यूपी और एमपी की सीमा में रीवा में इंटर होता है। तो एमपी में इसकी जो लंबाई वो 7.5 किलोमीटर की है। तो ये एमपी का सबसे छोटा नेशनल हाईवे वर्तमान में। सबसे बड़ा NH46, सबसे छोटा NH135BB। ओके, इसके बाद वायु परिवहन की हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में। तो वायु परिवहन की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहली वायु उड़ान जो एमपी में देखने को मिलती है वो 26 जुलाई 1948 को देखने को मिलती है। वो पहली फ्लाइट दिल्ली, ग्वालियर, इंदौर होते हुए मुंबई गई थी। तो इंदौर से ग्वालियर के मध्य, एमपी की बात होगी तो इंदौर से ग्वालियर के मध्य 26 जुलाई 1948 को ये एमपी की वायु परिवहन की शुरुआत है। एमपी में वर्तमान में 5 हवाई अड्डे, याद रखिएगा। कान्हा-किसली नेशनल पार्क एक ऐसा नेशनल पार्क है जिसके अंदर हवाई पट्टी मौजूद है, लेकिन हवाई अड्डे पूछे तो 5 है। इंदौर, भोपाल, जबलपुर, खजुराहो और ग्वालियर। इंदौर में देवी अहिल्याबाई होलकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। भोपाल में राजा भोज हवाई अड्डा है, भोपाल। जबलपुर हवाई अड्डे को डूमना या रानी अवंतीबाई हवाई अड्डे के नाम से जाना जाता है। इसके बाद खजुराहो में, है ना, खजुराहो हवाई अड्डा आएगा, अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा था। इसके बाद ग्वालियर की बात करते हैं तो ग्वालियर में विजया राजे सिंधिया के नाम से हवाई अड्डा हमें देखने को मिलता है। तो इस तरह से ये हमें 5 हवाई अड्डे मध्य प्रदेश में देखने को मिलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रेल परिवहन की बात करते हैं तो सबसे पहली रेलगाड़ी जो एमपी में चली थी वो इलाहाबाद से जबलपुर चली थी 1867 में, इलाहाबाद से जबलपुर। ठीक है, 17 रेलवे जोन में से पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित है। ठीक है, पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित है। रेल सेवा आयोग का मुख्यालय मध्य प्रदेश के भोपाल में है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन इटारसी रेलवे जंक्शन है। ठीक है, नर्मदापुरम जिले में सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है इटारसी। मध्य प्रदेश का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन रानी कमलापति रेलवे स्टेशन है, जो पहले हबीबगंज रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाता था। 2017 में बंसल ग्रुप को यह रेलवे स्टेशन दे दिया गया था। पूरे भारत का पहला ऐसा रेलवे स्टेशन जिसे प्राइवेट किया गया था, कमलापति रेलवे स्टेशन भोपाल में स्थित है। ओके, इसके बाद मध्य प्रदेश के एक्सप्रेसवे की बात करते हैं तो चंबल एक्सप्रेसवे, जिसे अटल एक्सप्रेसवे के नाम से जाना जाता है, मध्य प्रदेश का पहला एक्सप्रेसवे है जो कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश को जोड़ने वाला है। इसके अलावा नर्मदा एक्सप्रेसवे प्रस्तावित है और विंध्य एक्सप्रेसवे भी प्रस्तावित है, लेकिन हमें केवल यह याद रखना पड़ेगा कि चंबल एक्सप्रेसवे एमपी का पहला एक्सप्रेसवे है। क्लियर? मध्य प्रदेश में हम बात करते हैं अब एग्रीकल्चर की, कृषि की बात करते तो मध्य प्रदेश एक कृषि प्रधान राज्य, जैसे भारत एक कृषि प्रधान देश है। ओके, ठीक है, क्लियर? आते हैं। वैसे तो ऋतु के आधार पर 3 प्रकार की फसलें होती है।
रबी, खरीफ और जायद। लेकिन मध्य प्रदेश में अधिकतर जो बोई जाती है वो खरीफ की फसल है और रबी की फसल है। ठीक है, सबसे ज्यादा एमपी में यही बोई जाती है, रबी की फसलें जो कि शीत ऋतु में बोई जाती है, और खरीफ की फसलें जो कि वर्षा ऋतु में बोई जाती है, और जायद जो कि गर्मी के मौसम में बोई जाती है। पर जायद एमपी में कम देखने को मिलती है कुछ हिस्सों में। इसके बाद कृषि विभाग द्वारा मध्य प्रदेश को 5 कृषि प्रदेशों में विभाजित किया गया है। कृषि विभाग जो एमपी का है उसने मध्य प्रदेश को 5 कृषि प्रदेशों में विभाजित किया है। उत्तरी जो क्षेत्र है एमपी का वो ज्वार और गेहूं का प्रदेश है। मध्य का क्षेत्र गेहूं का प्रदेश है। पश्चिम में काली मिट्टी का मालवा प्रदेश। पूर्व में चावल प्रदेश, और चावल गेहूं का क्षेत्र मध्य प्रदेश के दक्षिणी हिस्से में देखने को मिलता है, पूर्व और पश्चिम मिलाकर। इसके बाद मध्य प्रदेश में कृषि जलवायु क्षेत्र की बात करें तो मध्य प्रदेश को 11 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा जाता है। यह क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। अगर कृषि प्रदेशों की बात करते हैं तो 5, कृषि जलवायु क्षेत्रों की बात करते हैं तो 11 कृषि जलवायु क्षेत्रों में मध्य प्रदेश को डिवाइड किया गया है। मैंने आपको मध्य प्रदेश जीके के कोर्स में काफी डिटेल में ये सारी चीजें पढ़ाई है। अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है, अगर आपको लग रहा है बहुत शॉर्ट है, तो आप रूट एप्लीकेशन से एमपी जीके का कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, आप उसमें एनरोल हो जाइए। वहां पर मैंने सारी चीजें बहुत ही डिटेल में पढ़ाई है, तो आपको काफी बेनिफिट करेगा। अगर आप शुरुआत से पढ़ रहे हैं एमपी जीके तो फिर वो कोर्स आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, काफी आपको बेनिफिट करने वाला है। रूट एप्लीकेशन पे आपको मिल जाएगा, प्ले स्टोर से आप उसे डाउनलोड कर लीजिए। आगे आते हैं। अब देखिए मध्य प्रदेश में प्रमुख कृषि अनुसंधान केंद्रों की बात करते हैं। तो मध्य प्रदेश में प्रमुख कृषि अनुसंधान केंद्रों की बात करते हैं तो सबसे पहले राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र मध्य प्रदेश के इंदौर में स्थित है। यह राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र है। अगर राज्य सोयाबीन अनुसंधान केंद्र पूछता तो फिर उज्जैन, क्योंकि एमपी में सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक जिला उज्जैन है। तो राज्य सोयाबीन अनुसंधान उज्जैन, राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान जो पूरे देश का मुख्यालय वो कहां पर है, इंदौर में। कपास अनुसंधान केंद्र खरगोन में, ठीक है। लेकिन अगर जैविक कपास अनुसंधान केंद्र की बात करें तो यह मध्य प्रदेश के खंडवा में देखने को मिलेगा। दोनों में अंतर है, कपास अनुसंधान केंद्र खरगोन और जैविक कपास अनुसंधान केंद्र मध्य प्रदेश के खंडवा में। चावल अनुसंधान केंद्र एमपी के बड़वानी में, लेकिन सबसे बड़ा चावल उत्पादक जिला बालाघाट है, ध्यान रखना। लेकिन चावल अनुसंधान केंद्र का है बड़वानी। गन्ना अनुसंधान केंद्र एमपी के नरसिंहपुर है, नरसिंहपुर में है। सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक जिला भी नरसिंहपुर है। इसके अलावा मध्य प्रदेश गेहूं अनुसंधान केंद्र, इसकी बात करते हैं गेहूं अनुसंधान केंद्र की एमपी में, तो यह पवारखेड़ा मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले में आता है, ठीक है, नर्मदापुरम पवारखेड़ा। लेकिन अंतरराष्ट्रीय गेहूं और मक्का अनुसंधान केंद्र की बात करें तो खमरिया जबलपुर में स्थित है। यह मध्य प्रदेश गेहूं अनुसंधान केंद्र, लेकिन अंतरराष्ट्रीय गेहूं और मक्का अनुसंधान केंद्र खमरिया जबलपुर। मध्य प्रदेश आलू अनुसंधान केंद्र की बात करते हैं अनुसंधान, तो यह मध्य प्रदेश के ग्वालियर में देखने को मिलता है, ठीक है। इसके बाद मध्य प्रदेश आम अनुसंधान केंद्र की बात करते हैं तो यह देखने को मिलता है गोविंदगढ़ रीवा। मध्य प्रदेश अंगूर अनुसंधान केंद्र की बात करते हैं तो अंगूर अनुसंधान केंद्र देखने को मिलता है मध्य प्रदेश के रतलाम में, ठीक है। तो गेहूं अनुसंधान केंद्र नर्मदापुरम, आलू अनुसंधान केंद्र ग्वालियर, आम अनुसंधान रीवा, अंगूर अनुसंधान मध्य प्रदेश के रतलाम में। मध्य प्रदेश में 2 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है वर्तमान में। पहली जवाहरलाल नेहरू एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी 1964 में जबलपुर में बनी थी, और राजमाता विजया राजे सिंधिया एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ग्वालियर में 2008 में बनी थी, ठीक है, क्लियर। इसके बाद एक और फैक्ट सुनो, मध्य प्रदेश कृषि अनुसंधान संस्थान पूछे तो भोपाल में, लेकिन मध्य प्रदेश कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय कॉलेज पूछे तो जबलपुर,
ये भी काफी पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने आपको बता दी। अब आते हैं हम मध्य प्रदेश के इतिहास में, शॉर्ट में इसको समझते हैं एमपी के इतिहास को। तो देखिए, इतिहास की अगर हम बात करते हैं तो 3 कालखंड में हम इतिहास को बांट सकते हैं। सबसे पहला होता है प्राग ऐतिहासिक काल, फिर होता है आग ऐतिहासिक काल, और तीसरा होता है ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल वो टाइम पीरियड जिसके बारे में लिखित प्रमाण नहीं है, सिंधु घाटी सभ्यता के पहले का टाइम। पुरापाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण काल उसमें काउंट किया जाता है। फिर आता है आग ऐतिहासिक काल, जिसमें लिखित प्रमाण तो है लेकिन पढ़ा नहीं गया कभी। फॉर एग्जाम्पल सिंधु घाटी, है ना, सिंधु सिविलाइजेशन। इसके बाद आता है ऐतिहासिक काल, जिसे लिखा भी गया है और हम पढ़ भी रहे, है ना। मेगस्थनीज की पुस्तक इंडिका से मौर्य साम्राज्य की जानकारी मिलती। तो ये क्या है, हमको लिखित प्रमाण है तब तो पता चला, सही है। एरन अभिलेख से हमें सती प्रथा के बारे में पता चलता है। तो ये लिखित जो एरा है आज तक का, वो ऐतिहासिक काल। तो 3 टाइम फ्रेम में हम इतिहास को बांटते हैं। डिटेल में मैंने कोर्स में पूरा हिस्ट्री समझा रखी है आपको मध्य प्रदेश की, आपको वहां पर एक एक फैक्ट समझ में आ जाएगा, पूरा इतिहास बहुत ही अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। रूट एप्लीकेशन पर जाकर आप ज्वाइन कर लीजिए उसे। आइए आगे आते हैं। सबसे पहला आता है पाषाणकालीन स्थल मध्य प्रदेश में जो देखने को मिले सिंधु घाटी सभ्यता के पहले। तो भीमबेटका एमपी के रायसेन में, यह पाषाणकालीन स्थल है मध्य प्रदेश में। 2.5 लाख साल पुराने से लेकर 10,000 साल पुराने तक का साक्ष्य भीमबेटका में मौजूद है। मानव के आवास के साक्ष्य मिले, पाषाणकालीन स्थल है। इसको बोलते हैं प्राग ऐतिहासिक कालीन स्थल। मध्य प्रदेश में आदमगढ़, जो कि नर्मदापुरम जिले में, होशंगाबाद, आदमगढ़ की गुफाएं प्राग ऐतिहासिक कालीन है। प्राचीन पशुपालन के साक्ष्य मिले यहाँ पर। सीहोर जिले के हथनोरा में विश्व की सबसे प्राचीन मानव खोपड़ी का साक्ष्य मिला, 1 लाख साल पुरानी से ज्यादा। हथनोरा सीहोर जिले में नर्मदा के किनारे मानव के प्राचीनतम साक्ष्य मिले, मानव खोपड़ी का साक्ष्य। महाजनपद काल आता है सिंधु घाटी सभ्यता के बाद। महाजनपद काल में भारत में 16 जनपद हुआ करते थे। इन 16 जनपदों में से 2 जनपद वर्तमान मध्य प्रदेश में है। एक है चेदी जनपद, जो कि वर्तमान बुंदेलखंड में है। इसकी कैपिटल शुक्तिमती या शक्तिमती थी। अवंती दूसरा जनपद है जिसकी कैपिटल उज्जैन थी। वैसे अवंती को 2 पार्ट में बांटा जाता है, उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती। उत्तरी अवंती की कैपिटल उज्जैन, दक्षिणी अवंती कैपिटल महेश्वर। तो 2 जनपद वर्तमान एमपी में है, चेदी और अवंती। अवंती जनपद या उज्जैन का पहला ज्ञात शासक चंड प्रघोत देखने को मिलता है। यह उज्जैन का इतिहास में पहला ज्ञात शासक है अवंती का, चंड प्रघोत। जब कभी बिंदुसार मौर्य वंश के शासक थे तो उनका बेटा अशोक 11 साल तक अवंती का प्रांतपति था। उसने यहां पर जब अवंती में था तब विदिशा की एक व्यापारी की पुत्री से विवाह किया था, कुमार देवी या श्री देवी के नाम से मिलती। इसलिए अशोक का ससुराल मध्य प्रदेश में कहां है, विदिशा। अपनी पत्नी की याद में, क्योंकि वो वैश्य थी, व्यापारी की पुत्री थी, वैश्य थी, इसलिए वैश्य टेकरी का निर्माण करवाया था मध्य प्रदेश के उज्जैन में। तो समझ में ये भी ध्यान रखना कि वैश्य टेकरी एमपी में कहां है, तो उज्जैन में। क्लियर, ठीक है। मौर्य काल का मध्य प्रदेश में साक्ष्य देखने को मिलता है। अशोक अवंती का राज्यपाल था, प्रांतपति था। मौर्य काल के अनेक स्तूप और अभिलेख मध्य प्रदेश में मिले, है ना। तुमैन स्तूप अशोकनगर में मिला है मध्य प्रदेश में। सांची का स्तूप रायसेन में मिला है। भरूच स्तूप मध्य प्रदेश के सतना में मिला है। गुर्जरा अभिलेख एमपी के दतिया में, जिसमें अशोक का नाम देवानाम प्रियदर्शी के नाम से देखने को मिलता है। गुर्जरा अभिलेख दतिया में। वैश्य टेकरी बता चुका हूं, उज्जैन में। गुप्त काल के साक्ष्य एमपी में देखने को मिलते हैं। गुप्त के काफी जगह पर सिक्के भी मिले। राजा विक्रमादित्य अवंती के शासक थे गुप्त काल में। इस काल में अनेक मंदिर मध्य प्रदेश में स्थित थे, जैसे भूमरा का शिव मंदिर एमपी के सतना में, तिगवा का विष्णु मंदिर एमपी के जबलपुर में, नचना कुटार का पार्वती मंदिर एमपी के पन्ना में। ये सब गुप्त काल में मध्य प्रदेश में अलग अलग प्लेसेस पर निर्मित हुए। आगे आए। मध्य प्रदेश में जब प्राचीन कालीन मध्य प्रदेश का टाइम पीरियड खत्म होता है और मध्यकालीन मध्य प्रदेश का टाइम पीरियड आने लगता है, ऑलमोस्ट 500 ईस्वी के बाद से लेकर
1200 ईस्वी के मध्य तक कुछ राजवंश मध्य प्रदेश में डेवलप होते हैं अलग अलग जगह पर, जिनमें परमार वंश का शासन मध्य प्रदेश के मालवा पर था। एमपी के मालवा पर परमार वंश का संस्थापक उपेंद्र कृष्णराज था। इनकी कैपिटल धारा नगरी थी। इसी वंश के एक प्रतापी राजा राजा भोज हुए हैं, है ना। राजा भोज की अगर हम बात करते हैं तो राजा भोज ने धारा नगरी में भोजशाला, जो कि संस्कृत विद्यालय था, उसका निर्माण करवाया था। राजा भोज के टाइम पीरियड को धारा नगरी को विद्या और विद्वानों की नगरी कहा जाता था। किस वंश के शासक थे? परमार वंश के। प्राचीन भोपाल नगर की स्थापना का श्रेय दिया जाता है राजा भोज को। भोजपुर शिव मंदिर बनवाया था, मध्य भारत का सोमनाथ कहलाता है, रायसेन में भोजपुर, ठीक है ना। आधुनिक भोपाल का संस्थापक दोस्त मोहम्मद खां है, लेकिन प्राचीन भोपाल के संस्थापक राजा भोज है। चंदेल वंश का शासक मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में कभी रहा है। इसके संस्थापक नन्नुक थे। इनकी कैपिटल खजुराहो थी। चंदेल वंश के ही राजा आगे धंग देव हुए, जिन्होंने खजुराहो में मंदिरों का निर्माण करवाया है। राजा विद्याधर, जिसने चंदेल वंश के शासक थे, जिन्होंने खजुराहो के सबसे बड़े मंदिर कंदरिया महादेव का निर्माण करवाया। तो चंदेल वंश के शासक ने खजुराहो के मंदिरों का निर्माण करवाया, ठीक है ना। पीएससी ने यह भी पूछा कि धंग देव या राजा धंग किस वंश के शासक थे? चंदेल वंश के। खजुराहो के मंदिरों के निर्माण का श्रेय उनको भी दिया जाता है, कुछ मंदिर उन्होंने भी बनवाए। तोमर वंश का शासन ग्वालियर में था। इसके संस्थापक वीर सिंह देव थे तोमर वंश के। तोमर वंश की कैपिटल ग्वालियर थी, ग्वालियर में शासन था। यहीं पर मान सिंह तोमर हुए, जिन्होंने गुजरी महल और मान मंदिर बनवाया है ग्वालियर के किले के अंदर, ठीक है ना। खिलजी राजवंश कभी मालवा पर खिलजियों की एक शाखा स्थापित होती, महमूद शाह स्थापित करता है। खिलजी वंश का भी मध्य प्रदेश के मालवा पर शासन था। इसके बाद आधुनिक मध्य प्रदेश में, है ना, मराठा साम्राज्य की कुछ शाखाएं भी देखने को मिलती है, जैसे होलकर और सिंधिया। इनमें होलकर रियासत 1732 में स्थापित होती है। मल्हार राव होलकर, जो कि मराठाओं के एक सामंत होते हैं, वो मध्य प्रदेश के दक्षिणी मालवा पर होलकर रियासत की नींव डालते हैं और इंदौर को अपनी कैपिटल बनाते हैं और राजवाड़ा महल का निर्माण करवाते। तो होलकर वंश के संस्थापक मल्हार राव होलकर थे। खान नदी के तट पर राजवाड़ा के किले का निर्माण या महल का निर्माण का श्रेय इन्हें दिया जाता है, ठीक है। सिंधिया राजवंश, जो कि शुरुआत में उत्तरी मालवा पर स्थापित हुआ था, उज्जैन को कैपिटल बनाया था। इस वंश की स्थापना 1732 में राणोजी सिंधिया ने की थी। राणोजी शिंदे के नाम से भी उस वक्त जाने जाते थे, ये सिंधिया है। आगे चलकर इनकी कैपिटल ग्वालियर चली गई और फिर ग्वालियर में सिंधिया वंश की स्थापना हुई। दोनों मराठाओं की शाखाएं एमपी में। फिर भोपाल रियासत में काफी बेगमों का शासन रहा है 1724 से 1949 आजादी के बाद तक। आपको पता है भोपाल रियासत को मध्य प्रदेश में कब शामिल किया गया था? 1 जून 1949 को। तब तक ये स्वतंत्र थी, है ना। हमीदुल्लाह खां अंतिम शासक था भोपाल रियासत का। तो भोपाल रियासत की स्थापना का श्रेय दोस्त मोहम्मद खान को दिया जाता है। अफगानी था। आधुनिक भोपाल की स्थापना की थी इसने, भोपाल को अपनी कैपिटल बनाया था। बाद में इसने अपनी कैपिटल को इस्लाम नगर स्थापित किया, जिसे जगदीशपुर के नाम से वर्तमान में जाना जाता है। भोपाल के ही सटे एक क्षेत्र था। इसके बाद गोंड रियासत, जो कि मध्य प्रदेश के पूर्व में देखने को मिलती है। यदुराय इसके संस्थापक थे। जबलपुर वगैरह के क्षेत्र में इनका शासन रहा है। रानी दुर्गावती गोंड वंश की रानी थी, जिस पर अकबर ने आक्रमण किया था। गढ़मंडला इनकी कैपिटल थी। बुंदेलखंड रियासत, सोहनपाल बुंदेला ने बुंदेलखंड रियासत की स्थापना की थी मध्य प्रदेश के उत्तरी बुंदेलखंड क्षेत्र में। आगे चलकर रुद्र प्रताप बुंदेला ने ओरछा को अपनी कैपिटल बनाया था और मध्य प्रदेश के जो बुंदेलखंड का रीजन है, वहां पर एक सशक्त बुंदेला वंश की नींव डाली थी। लेकिन शुरुआती संस्थापक तो सोहनपाल बुंदेला ही है, ठीक है। तो इनका शासन मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड पर था। वीर सिंह बुंदेला, रुद्र प्रताप बुंदेला, ये बुंदेला वंश के शासक थे। बघेलखंड रियासत, जो कि एमपी के बघेलखंड रीजन में थी, व्याघ्रराज ने इस वंश की स्थापना की थी और प्रारंभिक राजधानी इनकी गहोरा को इन्होंने बनाया था, ठीक है। व्याघ्रदेव ने ही बांधवगढ़ के किले का निर्माण करवाया था, जो कि बघेलखंड के शासक थे। तो ये कुछ रियासतें जो कि हमको आधुनिक भारत में मध्य प्रदेश में देखने को मिलती। अन्य ऐतिहासिक घटना देखें।
आधुनिक मध्य प्रदेश की। सबसे पहले आजादी की लड़ाई का जो बिगुल मध्य प्रदेश में बजाते हैं वो है चैन सिंह। इन्हें मध्य प्रदेश का मंगल पांडे कहा जाता है। एमपी में शहीद होने वाले सबसे पहले व्यक्ति। 1824 में जो ये किस रियासत से थे, तो नरसिंहगढ़ रियासत के शासक थे। राजकुमार बोल सकते हो आप, जो कि राजगढ़ में आती है, नरसिंहगढ़। ठीक है, चैन सिंह राजकुमार थे। इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया, युद्ध किया अंग्रेजों से, और अंग्रेजों से युद्ध करते हुए शहीद हुए। एमपी के पहले व्यक्ति जो कि शहीद हुए अंग्रेजों के खिलाफ, मध्य प्रदेश के मंगल पांडे। किस रियासत के राजकुमार थे? नरसिंहगढ़ के। किस जिले में आती है? राजगढ़। फिर बुंदेला विद्रोह हुआ था 1842 में। मध्य प्रदेश के नर्मदा क्षेत्र में बुंदेला विद्रोह देखने को मिलता है। रतौना सत्याग्रह 1920 में मध्य प्रदेश के सागर में हुआ था। झंडा सत्याग्रह जो कि असहयोग आंदोलन के खत्म होते के समय 1923 में हुआ था, एमपी के जबलपुर से प्रारंभ हुआ था झंडा सत्याग्रह। इसके बाद जंगल सत्याग्रह 1930 में सविना अवज्ञा आंदोलन के समय मध्य प्रदेश के जबलपुर में शुरू हुआ था। कौन सा सत्याग्रह है? जंगल सत्याग्रह। महाकौशल क्षेत्र में इसका विस्तार हुआ था, पर मध्य प्रदेश के जबलपुर, सिवनी, बैतूल के क्षेत्र में भी ये काफी स्पीड में फैला। इसमें घोड़ा डोंगरी जंगल सत्याग्रह जो कि बैतूल में हुआ था, काफी इंपॉर्टेंट है। गुंजन सिंह कोरकू इसके नेतृत्व करता थे। घोड़ा डोंगरी सत्याग्रह 1930। ठीक है, जंगल सत्याग्रह का रूप था। इसके बाद शिवनी सत्याग्रह हुआ था शिवनी में, यह भी जंगल सत्याग्रह है शिवनी का। दुर्गा शंकर मेहता जो कि क्रांतिकारी थे, उन्होंने यहाँ का नेतृत्व किया था। पंजाब मेल हत्याकांड जो कि मध्य प्रदेश के खंडवा रेलवे स्टेशन पे हुआ था 1931 में। ठीक है, इसको डिटेल में मैंने कोर्स में बता रखा है आपको। चरण पादुका नरसंहार 1931 में हुआ था एमपी के छतरपुर जिले में। मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग कहलाता है। 1931 को मकर संक्रांति का दिन था, 14 जनवरी का। कुछ क्रांतिकारी जो कि सविना अवज्ञा आंदोलन में भाग ले रहे थे, क्रांतिकारी बोल सकते हैं, आंदोलनकारी आप बोल लीजिए, वो एक शांतिपूर्ण सभा करते कि भाई आगे की रणनीति कैसे बनाई जाए। तभी एक अंग्रेज कैप्टन आता है, उसको कहीं से जानकारी लगती कि हाँ ये सभा कर रहे, तो अंग्रेज कैप्टन आता है जिसका नाम था कैप्टन फिशर। इसको भी याद रखिएगा ना, कैप्टन फिशर। यह आता है, भीड़ को हटने की चेतावनी देता है। भीड़ हटती इससे पहले ही गोलियां चलवा देता है। तो ऑलमोस्ट 20-25 लोग वहां पर मारे जाते हैं, आंदोलनकारी मारे जाते हैं। यह घटना आपको जलियांवाला बाग की याद दिलाएगी। इसीलिए मध्य प्रदेश के छतरपुर के चरण पादुका में 14 जनवरी 1931 को हुआ चरण पादुका नरसंहार मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग कहलाता है। यहां पर शहीदों का मेला भी लगता है एमपी में। फिर आता है सोहावल का नरसंहार, जिसे महाजन गोलीकांड के नाम से जाना जाता है, 1938 में मध्य प्रदेश के सतना में हुआ था। त्रिपुरी अधिवेशन के बारे में मैंने आपको बताया था, 1939 में कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था एमपी में, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव में पट्टाभी सीतारामैया को हराया था। किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। लेकिन पट्टाभी सीतारामैया हार जाते हैं और फिर गांधी जी बोलते हैं पट्टाभी की हार मेरी हार है, क्योंकि कहीं ना कहीं पट्टाभी सीतारामैया गांधी जी को रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो गांधी जी को लगता है कि यार मतलब मेरी पार्टी में मेरी थोड़ी इमेज कम हुई है, तो बोल देते हैं पट्टाभी की हार मेरी हार है। तो इससे सुभाष चंद्र बोस थोड़े दुखी होते हैं और वो इस्तीफा दे देते हैं। बाद में फिर इस अधिवेशन के बाद सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफे के बाद राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। मध्य प्रदेश की राजनीतिक व्यवस्था को समझ लेते हैं, एक नजर डाल लेते हैं। तो मध्य प्रदेश का विधानसभा भवन वर्तमान में जो है वो इंदिरा गांधी विधानसभा भवन के नाम से जाना जाता है। 1997 से यहां पर एमपी की विधानसभा लग रही है भोपाल में। इसके पहले मिंटो हॉल में लगती थी, ये भी भोपाल में ही था, लेकिन अब इंदिरा गांधी विधानसभा भवन में लगती है। चार्ल्स कुरियन इसके वास्तुकार है। मध्य प्रदेश में विधानसभा की सीटें कितनी है? 230 है वर्तमान में विधानसभा की सीटें। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कुंजीलाल दुबे थे, विधि पुरुष के नाम से एमपी में जाना जाता है। वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम है एमपी में। ठीक है, राज्यसभा की सीट एमपी में 11 है और लोकसभा की सीट एमपी में 29 है ना। ठीक है, मध्य प्रदेश के सचिव की बात करें, सबसे बड़े प्रशासनिक अधिकारी होते हैं। प्रथम सचिव थे एमपी के मुख्य सचिव एचएस कामत। वर्तमान में इकबाल सिंह बेस मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव।
आगे आ जाएं। एमपी के राज्यपाल की बात करें तो राज्य के प्रथम व्यक्ति कहलाते हैं राज्यपाल। जैसे देश में राष्ट्रपति प्रथम नागरिक है, वैसे राज्य में राज्यपाल होते हैं। एमपी के पहले राज्यपाल पट्टाभी सीतारामैया, पहले राज्यपाल है एमपी के। कौन? पट्टाभी सीतारामैया। ठीक है ना, बता चुका हूं। प्रथम महिला राज्यपाल सरला ग्रेवाल बन चुकी है एमपी में, और वर्तमान राज्यपाल मंगूभाई पटेल है मध्य प्रदेश में। मुख्यमंत्री की बात करें तो एमपी के पहले मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल हैं। प्रथम महिला मुख्यमंत्री उमा भारती 2003 में बनी थी बीजेपी से, और वर्तमान में आप जानते हैं शिवराज सिंह चौहान है, जो कि सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले मुख्यमंत्री है एमपी के, शिवराज सिंह चौहान। ठीक है, इसके बाद मध्य प्रदेश का हाईकोर्ट गठन से पहले नागपुर था, गठन के बाद ये कहां आ गया? मुख्यालय जबलपुर। 2 खंडपीठ इंदौर और ग्वालियर में। पहले एमपी के मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्ला थे। इसके बाद वर्तमान मुख्य न्यायाधीश मध्य प्रदेश में रवि मलिमत हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश की पुलिस व्यवस्था की बात करें तो पुलिस महानिदेशक, जो कि सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी होता है, प्रथम पुलिस महानिदेशक बीपी दुबे थे, और वर्तमान में सुधीर कुमार सक्सेना है मध्य प्रदेश के पुलिस महानिदेशक। क्लियर यहां तक? मध्य प्रदेश की जनगणना पर एक नजर डाल लेते हैं। अब आपको पता है कि 2021 का तो डेटा आया नहीं है, तो हमको मध्य प्रदेश में 2011 की ही जनगणना को पढ़ना पड़ेगा। आइए देखते हैं। मध्य प्रदेश की जनसंख्या को एज इट इज याद रखिएगा, 7,26,26,809, 7,26,26,809 मध्य प्रदेश की जनसंख्या है। देश की कुल जनसंख्या का 5.99% एमपी में, और जनसंख्या के मामले में देश में छठा बड़ा राज्य, क्योंकि हम 2011 की जनगणना पढ़ रहे हैं इसलिए, लेकिन वर्तमान में ये 5वें नंबर पर आता है, क्योंकि 2014 में आंध्र प्रदेश से तेलंगाना डिवाइड हुआ था, लेकिन क्योंकि जनगणना 2011 की है तो इसके आधार पर हम छठे बड़े राज्य जनसंख्या के मामले में। एमपी का लिंगानुपात देखने जाए तो प्रति 1000 पुरुष पर 931 महिलाएं हैं एमपी में। एमपी का ये सेक्स रेशो है, लिंगानुपात। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला एमपी का बालाघाट है, 1000 महिलाओं पर 1000 पुरुष पर 1021 महिलाएं, सबसे ज्यादा लिंगानुपात बालाघाट। सबसे कम लिंगानुपात भी पूछा जाए तो मध्य प्रदेश का सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन है? कभी क्वेश्चन ऐसा आ जाता है तो मध्य प्रदेश का सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? कमेंट बॉक्स में आप लोगों को बताना है कि एमपी का सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है। ठीक है, चलिए। मध्य प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? तो मध्य प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर मतलब 10 साल में परसेंटेज में कितनी जनसंख्या बढ़ी, तो ये 2011 में 20.3% थी। ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला इंदौर है 2011 की जनगणना। सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर अनूपपुर ने दर्ज की थी। मध्य प्रदेश का वर्तमान में जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर ऑन एवरेज कितने लोग हैं? तो ये 236 मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस जिले का है? तो ये है भोपाल। एमपी में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, ठीक है, 855 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर में भोपाल। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व पूछता तो डिंडोरी, 94 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। मध्य प्रदेश की साक्षरता दर पूछे तो 69.3%। एमपी की जो 100% साक्षरता है उसमें 69.3% मध्य प्रदेश में साक्षरता दर है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला पूछता तो ये जबलपुर है। ठीक है, सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला। न्यूनतम साक्षरता पूछे तो अलीराजपुर। मध्य प्रदेश की संस्कृति की बात करते हैं। छोटी छोटी लोक नृत्य लोक नाट्य कहां कहां फेमस है इसको देख लेते हैं। तो ये बुंदेलखंड रीजन है, ये मालवा है, इसके बाद ये है बघेलखंड, और ये है हमारे पास मध्य प्रदेश में निमाड़। ठीक है, अब इन 4 क्षेत्रों के ही लोक नृत्य लोक नाट्य पूछे जाते हैं। कौन कौन से एक नजर मार लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के राजकीय लोक नृत्य की। तो ये अभी हमने बात की थी राई, है कहां फेमस है? बुंदेलखंड में, मध्य प्रदेश का राजकीय लोक नृत्य। ठीक है, मालवा में मटकी और आड़ा खड़ा ये लोक नृत्य काफी फेमस है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में राई, नौटंकी और बधाई लोक नृत्य। मध्य प्रदेश के निमाड़ में आते तो गणगौर, चटकोरा और डंडा नाच, ये निमाड़ के लोक नृत्य।
अब बात करें बघेलखंड के, तो सेला, सुआ और परधोनी ये बघेलखंड के लोक नृत्य। जनजातियों पर भी हो सकते हैं, पर ये क्षेत्र के हिसाब से डिवाइड किया है, तो मैंने आपको बताया, ठीक है। इसके बाद मध्य प्रदेश का लोक गायन आता है। तो बुंदेलखंड में आल्हा उदल की कथाएं चलती है, आला खंड चलता है जगनिक का लिखा हुआ बुंदेलखंड में। बेरायट यहाँ का लोक गायन है, क्षेत्रीय ग्रामीण क्षेत्रों में फेमस है। और हरदोली की मनोती भी मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड का लोक गायन है। मालवा में संझा गीत शाम के समय गाया जाने वाला। भरथरी गीत, क्योंकि भरथरी यहाँ के एक तपस्वी थे, राजा थे, बोल लो आप। तेजाजी गीत, ये भी मध्य प्रदेश के मालवा में फेमस है। इसके बाद निमाड़ में आते तो कलगी तुर्रा, मसाणिया और लावनी, ये निमाड़ में फेमस है, ठीक है। लावनी क्योंकि महाराष्ट्र का है, तो ये महाराष्ट्र से लगता हुआ दिखाई देता है, तो ये महाराष्ट्र में हमें देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो कलगी तुर्रा, मसाणिया और लावनी ये निमाड़ क्षेत्र में काफी फेमस लोक गायन है। अब बघेलखंड में देखें तो बसदेवा, विदेशिया और बिरहा गीत, ये लोक गायन या लोक गीत है मध्य प्रदेश के बघेलखंड रीजन के। अब आते हैं लोकनाट्य पर, चारों क्षेत्रों में लोकनाट्य। तो सबसे पहले मध्य प्रदेश का राजकीय लोकनाट्य कौन सा है पता है? माच या माचा, मालवा रीजन में फेमस है, बताया था, ठीक है। बुंदेलखंड में स्वांग और नौटंकी, ये लोकनाट्य। मालवा में माच जो कि राजकीय लोकनाट्य, कठपुतली और भवई। मध्य प्रदेश के निमाड़ में रासलीला और गम्मत काफी फेमस है नाट्य के रूप में। और मनसुखा और छाहुर लोकनाट्य मध्य प्रदेश के बघेलखंड रीजन में किए जाते हैं। तो लोक गीत हो गए, लोक गायन हो गए, लोक नाट्य हो गए। अब आती है मध्य प्रदेश की जनजातियां। तो मध्य प्रदेश में अगर हम वर्तमान में देखते हैं तो लगभग 46 जनजातियां एमपी में देखने को मिल जाती है, ट्राइबल्स अलग अलग प्रकार की। मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला राज्य पूरे देश में। कौन सी जनजाति कहां पर है? तो एमपी के उत्तर में आते हैं ग्वालियर, भिंड, मुरैना, श्योपुर, तो यहाँ सहरिया है। माधव नेशनल पार्क और कुनोपालपुर नेशनल पार्क बताया था, कौन सी जनजाति निवास करती है? सहरिया, ठीक है। एमपी के उत्तर पूर्व में आते हैं तो सीधी, सिंगरौली, रीवा, सतना, यहाँ पर कौल जनजाति सबसे स्पेशल है। पूर्व में आते पनीका, हमको यहां भी मिल जाएगी और एमपी के पूर्वी क्षेत्र में लगे हुए या उत्तर पूर्वी क्षेत्र में मिल जाएगी। बेगा जनजाति पे आते हैं तो मध्य प्रदेश की बेगा जनजाति शिवनी, बालाघाट जैसे जिलों में स्पेशली मिलती, छिंदवाड़ा, शिवनी, बालाघाट। इसके बाद भारिया देखने जाते तो छिंदवाड़ा जिले का पातालकोट भारिया जनजाति का निवास है ना। इसके बाद गोंड देखने जाते तो पूरे मध्य प्रदेश में गोंड मिलती है, स्पेशली विंध्याचल और सतपुड़ा श्रेणी में, तो इसको तो पूरा एमपी कवर होती है ये, ठीक है। इसके बाद भील जनजाति मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में देखने को मिलती है। धार, झाबुआ, अलीराजपुर, है ना, खंडवा, खरगोन आदि रीजन में भील जनजाति एमपी की सबसे बड़ी जनजाति है। कोरकू, बैतूल, होशंगाबाद, है ना, इन क्षेत्रों में दक्षिणी मध्य प्रदेश में कोरकू जनजाति। इनकी छोटी छोटी हम डिटेल देख लेते हैं। तो मध्य प्रदेश में 46 जनजातियां हैं जो, और अगर इनका सब पार्ट कर दे तो फिर तो 90-100 हो जाएगी, लेकिन ऑल मोटी मोटी तौर पर देखें तो 46 जनजातियां हैं। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन है? भील है, ठीक है। एमपी की सबसे बड़ी जनजाति भील। सबसे पहले हम बात करते हैं सहरिया जनजाति की। निवास स्थान आपको पता चल गया, ये भीलों को अपना बड़ा भाई मानते सहरिया जनजाति के लोग। जड़ी बूटियों का अच्छा ज्ञान है इनको, सहरिया जनजाति के लोगों को। दुलदुल घोड़ी नृत्य और लहंगी नृत्य एमपी में सहरिया जनजाति में काफी फेमस है, ठीक है। इनका जो निवास स्थान है वो सहराना कहलाता है, क्योंकि सहरिया है तो सहराना। इसके बाद कौल जनजाति मध्य प्रदेश की सबसे आधुनिक जनजाति के तौर पर देखी जाती है रहन सहन में। कौल जनजाति शबरी माता से संबंधित है, शबरी माता को अपना पूर्वज मानती है। कोल देहका नृत्य कोल जनजाति का लोक नृत्य। इनकी पंचायत को गोहिया पंचायत कहा जाता है। ये अपने किसी भी मतभेद या मामले के लिए कोर्ट या पुलिस में जाना पसंद नहीं करते, अपनी पंचायत में निपटाते हैं मामले, जिसे गोहिया पंचायत कहा जाता है। पंचायत पे बहुत भरोसा है इनको। फिर आती है पनीका, एमपी की एक ऐसी जनजाति जो कि कबीर पंथी जनजाति, कबीर के बताए हुए पथ पर चलती है, निर्गुण विचारधारा को मानती। बुनकर जनजाति है, बुनने का काम करती है और कबीर के बताए पथ पर चलती है, तो कबीर पंथी जनजाति है। बेगा जनजाति मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्व में बेगा जनजाति
एक देवता को बहुत पूछती है और वो है बूढ़ा देव। क्वेश्चन आता है किस जनजाति के देवता है, तो बेगा जनजाति के देवता है। ठीक है, बूढ़ा देव की पूजा करती है। पेदुल और उधारिया विवाह पद्धति है इनकी, और परधोनी और बिलमा बेगा जनजाति के लोक नृत्य। फिर आती है भारिया। भार उठाने वाली जनजाति ही भारिया है। 1981 की जनगणना में भारिया जनजाति को जंगलियों के भी जंगली कहा गया है। ठीक है ना। प्रमुख पर्व नवाखानी और विदरी पूजा। भारिया जनजाति में विवाह राजी बाजी और मंगनी विवाह चलता है भारिया जनजाति में, और भड़म और सेतम नृत्य भारिया जनजाति में। देखिए कोई एक नृत्य, अगर आपको लग रहा है सर ये तो एक जनजाति में, तो कोई एक नृत्य एक से अधिक जनजाति में मिल सकता है, कोई एक विवाह पद्धति एक से अधिक जनजाति में मिल सकती है। तो अगर मैंने यहां बता दिया और किसी और में नहीं बताया तो ये मत सोचना कि सर उसमें है आपने तो इसमें बता दी। कोई भी विवाह पद्धति की जनजातियों का सेम कल्चर होता है, तो विवाह, नृत्य, पूजा पद्धति, देवता एक जैसे मिल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, क्लियर कर देता हूं। गोंड जनजाति एमपी की दूसरी बड़ी जनजाति, पूरे एमपी में पर्वतीय क्षेत्रों पे मिल जाएगी। मडई पर्व जो कि मंडला में मडई का मेला लगता है, वो गोंड जनजाति का है। मेघनाथ की भी पूजा करते हैं ये। दूध लोटावा सबसे इंपॉर्टेंट विवाह पद्धति गोंड जनजाति की। लमसेना विवाह गोंड जनजाति में होता है। कर्मा और सेला नृत्य गोंड जनजाति का लोक नृत्य। फिर आती है भील। भील की बात करें मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है। 1857 ईस्वी की क्रांति में भाग लेने वाली जनजाति एमपी की भील जनजाति। टंट्या भील भीमा नायक जिन्होंने 1857 ईस्वी क्रांति में भाग लिया है, भील जनजाति के योद्धा है। एमपी की सबसे बड़ी जनजाति है। भगोरिया पर्व काफी फेमस है इनका, झाबुआ में लगता है। वैसे तो अब अलग अलग जिलों में भी लगने लगा है, पर झाबुआ से शुरू हुआ। भगोरिया घूमर नृत्य पद्धति भी है इनकी। इसके अलावा प्रमुख पर्व भगोरिया है। अभी मैंने आपको बताया होली के अवसर पर 7 दिन तक चलता है भगोरिया का मेला। गोल गघेड़ो विवाह, वधु मूल्य विवाह, दापा प्रथा भील जनजाति की प्रथा है। ठीक है, ताड़ी पेय पदार्थ पीना बहुत पसंद करते भील जनजाति के लोग, और मक्के की राबड़ी को भी काफी पसंद करते। मध्य प्रदेश के पश्चिम में पाई जाती है। कौन सी जनजाति है? मध्य प्रदेश की भील जनजाति। पिथौरा भित्ति चित्र मध्य प्रदेश की भील जनजाति में प्रचलित है। क्लियर हो जाता है। तो यहां पर एक और बच रही है कोरकू, इसको देखते हैं। मध्य प्रदेश की कोरकू जनजाति से एक ही क्वेश्चन सबसे ज्यादा आता है। चटकोरा लोक नृत्य किस जनजाति का है? कोरकू जनजाति का। इसके अलावा खम्ब स्वांग भी कोरकू जनजाति का नृत्य। विवाह की बात करें तो लमजना और हट विवाह पद्धति है कोरकुओं की, और प्रमुख पर्व में खम्ब स्वांग और जिरोती कोरकू जनजाति के प्रमुख पर्व हैं। ओके, तो यहां पर मध्य प्रदेश की सारी इंफॉर्मेशन मैंने आपको एक ही सेशन में देने की कोशिश करी। मानता हूं शॉर्ट इंफॉर्मेशन है सारी, लेकिन एक लेक्चर में मैंने आपको मध्य प्रदेश का ओवरव्यू दे दिया है, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दिया है पूरे मध्य प्रदेश का। अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं पूरा मध्य प्रदेश, तो आपके लिए मेरा कोर्स अवेलेबल है। मैं आपको काफी बार बता चुका हूं। क्या करना पड़ेगा सर? तो आप रूट एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, एप्लीकेशन में विजिट करिए, आपको मेरा कोर्स अवेलेबल है वहां पर। आप वहां पर रजिस्टर्ड हो सकते हैं, एनरोल हो सकते हैं। पूरे एमपी को हमने ऑलमोस्ट 60-65 लेक्चर में काफ़ी डिटेल में पढ़ा है वहाँ पर, तो आप उसको ज्वाइन करिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर आप एमपी की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो, चाहे वो एमपीपीएससी हो या फिर इसके अलावा यापम की कोई भी एग्ज़ाम हो। आई होप सेशन अच्छा लगा होगा, एक एक चीज़ आपको समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।